पक्का? जी नमस्कार। सभी का पुनः पुनः स्वागत करता हूँ। ये ना 50 सीरीज है। ये आपकी कहाँ गई जी? ये सुपर 50 सीरीज है। टॉप 50 क्वेश्चंस हैं इसमें। ग्रामर भी है, पेडागोजी है और पैसेज है, श्लोक भी है। सारी चीज है, तो सबको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो हमने कहा कि सबसे पहले हमको गद्यांश नहीं पढ़ना, गद्यांश हल करना है तो उसका प्रश्न पढ़ लें। संस्कृत साहित्यम लौकिकम इति द्विधा विभक्तम अस्ति। संस्कृत साहित्य एक लौकिक दूसर का किसमें विभक्त है? दैनिकम, मासिकम, भौतिकम, वैदिकम। तो हम अपने मन से उत्तर नहीं करना है, हमेशा हमको जो आंसर करना है वो अकॉर्डिंग टू पैसेज करना है। कैसे करना है बेटा? अकॉर्डिंग टू पैसेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्मादारभ्य लौकिकम अनुसृत्या प्रवर्तते। बताओ जी, कस्मात किससे आरंभ के लौकिक लौकिक साहित्यम हमेशा लौकिकम अनुसृत्य प्रवर्तते। जो हमारा लौकिक साहित्य है वो हो कस्माद। कस्माद मतलब होता है किससे। कस्माद का मतलब क्या होता है? कस्मात लिखा है या इसी को कभी कभी कस्माद लिख देते हैं, इसका मतलब हो किससे है, किससे। किससे प्रवर्तित होता है हमारा जो लौकिक साहित्य, वो किससे प्रवर्तित होता है? रामायणात, ऋग्वेदात, शाकुंतलात या अमरकोशात। तो ये उत्तर हमको कहाँ मिल जाएगा? पक्की बात है, जहां पर कस्माद लौकिकम अनुसृत्य प्रवर्तते ऐसा होगा वहीं पर उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोनो परेशानी की बात नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी। फटाफट आ जाओ, आगे चलते हैं। नारायणीयस्य प्रणेता का ये कोई कुछ होगा या तो ग्रंथ होगा, कुछ है कि नारायणीय से ऐसा लिख लो। नारायणीय से एक कोई नारायणीय ग्रंथ होगा। कह रहे हैं इसके प्रणेता कौन है, इसके रचनाकार कौन है, इसको करने वाले कौन है? तो वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, मेलपत्तूर, नारायण भट्टपादः। तो इसमें से पक्की बात है ये लिखा होगा, जहां पर नारायणीय से शब्द आया होगा वहीं पर इसका उत्तर होगा। 100 पूरे पैसेज में जहां लिखा होगा उसी के आसपास आंसर मिलेगा। ढूंढ ढूंढ के दिखाएंगे। कह गणे ना अंतर्भवती, कौन गण में समूह में नहीं का, किसका समूह में अंतर्भाव नहीं होता है? शक्तिभद्र का, स्वाति तिरुनाल का, कालिदास का, मेलपत्तुर, नारायण भट्टपाद का। तो जिसका नहीं होता, जहां गणे शब्द आया होगा, अंतर्भवती शब्द आया होगा, वहीं पर इसका आंसर मिलेगा, है ना जी। हम इसलिए प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमको पहले से थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए आखिर पैसेज है किस विषय में, है कि नहीं। संस्कृत साहित्यम उचितम विग्रह वाक्यम चिनुत। ये जो एक शब्द है संस्कृत साहित्य, इसका उचित विग्रह सुनना है, करना है। वो क्या करना है जी? उचित इसका हम कहा विग्रह करना है। क्या करना है बेटा? इसका विग्रह करना है हम लोगों को। कैसे करना है? विग्रह। विग्रह समास विग्रह की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी वार्ता कर रहे हैं जी? समास विग्रह की बात कर रहे हैं। संस्कृतम साहित्यम, ये तो ग्रामर का प्रश्न हो गया, समास से प्रश्न आया है। समास हमने पढ़ाया है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। लौकिकम विविधैः कृतितल्लजैः सुशोभितम दृश्यते। अत्र विशेषण पदम, आपको विशेषण पद चुनना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर विशेषण पद चुनना है। आइए आगे चलते हैं। लौकिकम विविधैः कहां पर लगा हुआ है विशेषण, ठीक है। सर्वदा एकः बालकः कक्षा में, ये तो चलो पेडागोजी स्टार्ट होगी। अब हम पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। आइए देखो, पढ़ने की मैंने कहा था, पढ़ने की अब बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होना है। जो प्रश्नों में जो की पॉइंट, प्रश्नों में जो प्रश्न में जो शब्द होते हैं वो जहां पर मिल जाते हैं उत्तर वहीं होता है। अति विपुलः विस्तृत संस्कृत वाङ्मयः बहुभिः पंडित वरिष्ठैः परिपोषितः। अति विपुलः अत्यंत और बहुत बड़ा, विस्तृत मतलब बहुत ज्यादा विस्तृत फैला हुआ। संस्कृत साहित्य बहुभी, बहुत सारे। कहीं पर ऐसे ध्वनि आ रही भी भी की ध्वनि तो समझ लेना तृतीया विभक्ति लगी है। तृतीया का बहुवचन का रूप। अगर किसी भी शब्द के अंत में भी शब्द आ रहा है, नोट करो तो कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन है, वहां पे तृतीया विभक्ति बहुवचन है, ठीक है। तृतीया विभक्ति बहुवचन, भी मतलब से साथ द्वारा है। तो बहुभी पंडित, बहुत सारे, बहुतों के द्वारा, पंडित वरिष्ठ ही है, हाँ, वरिष्ठ पंडितों के द्वारा परिपोषित किया गया है संस्कृत का वाङ्मय। संस्कृत साहित्यम वैदिकम लौकिकम इति द्विधा विभक्तम अस्ति। देखो आया है ना। अब अगर आपने प्रश्न पहले पढ़ा है तो उत्तर यही मिल जा रहा है कि संस्कृत का साहित्य वैदिक और लौकिक द्विधा शब्द आया था, दो तरीके से विभाजित है, ठीक है। संस्कृत का साहित्य
दो तरीके से विभाजित है, लौकिक और वैदिक रूप से। ठीक है जी, अब यहां से एक उत्तर आपको मिल गया है। एक प्रश्न को दिखा दें तुरंत है जी। अब आप प्रश्न अपने पेपर में ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, दिखा देते हैं आपको। देखो लौकिकम कहाँ गया जी, ये संस्कृत साहित्यम लौकिकम इति द्विधा विभक्तम अस्ति। द्विधा है तो और दूसरा कौन सा है, दैनिकम, मासिकम, भौतिकम, तो आपने नहीं देखा, वहां पे लिखा हुआ है द्विधा शब्द आया है वैदिकम। एक तो लौकिकम, द्वितीयम वैदिकम। सही हो गया कि नहीं? ऐसे ही प्रश्न मिलेगा और ऐसे ही हल करना है प्यारों, है ना जी। तत्र वैदिकम लौकिकम अनुसृत्य प्रवर्तते। तत्र वहां पर वैदिक जो है लौकिकम अनुसृत्य प्रवर्तते, वो लौकिक को ही है जी। हाँ बहुत बढ़िया जी। लौकिकम अनुसृत प्रवर्तते लौकिकम विविधैः कृतितल्लजैः सुशोभितम दृश्यते है। और वहां पर जो लौकिक साहित्य अनेकों विविधई अनेक प्रकार के कृतियों से द्वारा जो है सुशोभित है। ठीक है, अनेक कृतियों, जो लौकिक साहित्य अनेक कृति, कैसी कृतियों, अनेक कृतियों, विविधई, ये लाइन आई है आपके परीक्षा प्रश्न में, विशेषण पद पूछा है तो लौकिक अनेक प्रकार के कृतियों के द्वारा सुशोभित है। कैसे है भैया, कैसी कृतियों के द्वारा, अनेक, विविधई शब्द क्या हो गया, विशेषण पद हो जाएगा वहां पे, समझ लेना जी। व्यास वाल्मीकि कालिदास आदि कविकुल वराणाम तूलिका प्रसूति भी परिलसितम संस्कृत साहित्य मंडलम परमागतैः पंडितैः सुष्ठु ऋग्वेदात आवेदांग वर्तते, वेदांगम वर्तते। कह रहे हैं कि व्यास, वाल्मीकि, कालिदास आदि कविकुल के जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी प्रस्तुति भी उसके द्वारा उत्पन्न परिलसित संस्कृत साहित्य का जो मंडल है, परम गतैः पंडितैः सुष्ठु ऋग्वेदात वेदांगम वर्तते, उनका जो स्वरूप है वो परम गति से के द्वारा, पंडितों के द्वारा, सुष्ठु मतलब होता है अच्छी तरह, सुष्ठु का मतलब होता है अच्छी तरह, ऋग्वेद और वेदांगों में भी आपको देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, तत्र रामायणाद आरभ्य परिकीर्तितम, और वहां पर वह किससे आरंभ है, आया है कस्माद आरभ्य। मैं बताया था ना कस्माद आरभ्य, तो कहां से, लौकिक साहित्य कहां से शुरू होता है, रामायणाद आरभ्य, रामायण से। कहते हैं मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत क्रौंच मिथुनादेकम मवधीहि काम मोहितम। इसी श्लोक से ही लौकिक संस्कृत का क्या हुआ, लौकिक साहित्य का निर्माण हुआ। ते कवयः काव्यस्य विविध शाखायां स्वकीय तूलिका विन्यासैः साहित्य मंडलम परिपोषयमासुः। कहें वे कवि लोग काव्य की अनेक शाखाओं के अपने स्वयं के विन्यास के द्वारा साहित्य मंडल को परिपोषित करते हैं। केचन पद्य काव्यानि, किसी ने पद्य काव्य लिखा, केचन गद्य काव्य, किसी ने गद्य काव्य, केचन नाटकानि च रचयाम, और कुछ लोगों ने क्या किया, नाटक ग्रंथ लिखा, किसमें, संस्कृत साहित्य में। ठीक है, आइए, संस्कृत साहित्य से परिपोषण अभारतम श्रमः अकारी। ठीक है, संस्कृत साहित्य के परिपोषण को जो है अभारतम श्रमः, बहुत ज्यादा श्रम जो है, अभारतम क्रियाणि, बहुत ज्यादा श्रम किया गया। केरल राज्यम अपि असंख्य कृति ही संस्कृत साहित्य पोषणाय अदात। और क्या हुआ कि वहां पर केरल राज्य में भी असंख्य, बहुत सारे कृति मतलब कृतियां संस्कृत साहित्य पोषण के लिए अदात मतलब अददात दिया गया, अददात। ठीक है, केरलीय कवि नाम नामानि साहित्य मंडले सततम शोभन्ते। जो हमारी केरलीय कवि हैं, केरल के जो कवि हैं, उनके नामानि, उनके नाम साहित्य मंडले, साहित्य मंडल में क्या है, सततम शोभन्ते, सतत रूप से शोभायमान है। केरलीय विशारदैरपि, केरल जो केरलीय ग्रंथ हैं उनके विशद, उनके विस्तार से भी तत्र तेषाम अनुदानम प्रकटितम, हाँ उनके विशाल योगदान से ही उनका अनुदान प्रकट होता है। शंकराचार्य के.एन. एसु तच्चन, इनके नाम बड़े कठिन होते हैं। शंकराचार्य जी थे, के.एन. एसु तच्चन थे, मेलपत्तूर नारायण भट्टपादः, शक्तिभद्रः, स्वाति तिरुनाल प्रभृतयः, प्रभृतयः मतलब ऐसे बहुत सारे प्रतिभावंतः, प्रतिभावान केरलीय संस्कृत पंडितः आसन, ऐसे बहुत सारे केरलीय संस्कृत के पंडित, या यहाँ पंडित का मतलब क्या है, विद्वान से है, हाँ विद्वान हुए। मेलपत्तूर नारायण भट्टपादेन संस्कृत जगत यत् कृतम तस्य महत्वम अति प्रौढ़म वर्तते। कह रहे इसी जो केरलीय कवि थे इसमें से थे, एक थे मेलपत्तूर नारायण भट्टपाद, उन्होंने संस्कृत के जगत में यत कार्यम, जो कार्य
यत् कृतम जो भी किया, तस्य महत्वम अति प्रौढ़म उनका महत्व अत्यंत प्रौढ़ है। तस्य सहस्त्र साहित्यादि विषय प्रतिपाद प्रतिपादन पराणि लेखनानि संस्कृत भाषायां अति प्रसिद्धानि विद्यन्ते। ठीक है, तस्य उनके शास्त्र साहित्य आदि के विषय में प्रतिपादित अनेक प्रकार के लेखन संस्कृत भाषा में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। सह नारायणीयम इति स्त्रोत काव्य से प्रणेता। याद रख लेना, ये प्रश्न आया हुआ है, अगर आप पढ़ोगे नारायणीय से प्रणेता का पूछा हुआ है प्रश्न में ना, वह नारायण कौन थे? तो कौन थे भाई आपके, कहां गया? मिलपत्तूर नारायण भट्टपादेन रचितम किम नारायण नारायणीय मिति। नारायणीय एक प्रकार का क्या है? स्त्रोत काव्य है। इति नामना सर्वैः जायते, तो इसको नारायणीय स्रोत काव्य के रूप में जानते हैं। तज्ज्ञानम परिमितम यस्मात् बहुमुख शास्त्र तस्य तस्य सृष्टेः न केवलम स्रोतो काव्येषु इतरेषु शास्त्रेष्वपि व्याप्ताः इति प्रष्टव्यः। कह रहे हैं कि उनके ज्ञान की जो परिमिति चारों ओर इस्मात् बहुमुख शास्त्रस्य तस्य सृष्टिया, उनकी जो सृष्टि थी न केवल स्रोत काव्यों में थी, अन्य शास्त्र में भी उनकी सृष्टि व्याप्त थी, देखने को प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्यम लौकिकम इति द्विधा, तो मैंने बता दिया वैदिकम। अगला प्रश्न क्या पूछा था? कस्माद आरभ्य लौकिकम अनुसूयतम प्रवर्तते। हमको बताओ कहां से प्रारंभ होके हुआ था, बताओ सभी लोग। हाँ जी, अब इसका आंसर बताओ, जो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर करो सभी लोग। ठीक है जी, हाँ, चलते रहो बढ़ते रहो, फटाफट आंसर करो सारे विद्यार्थी। बताओ ये कस्माद आरभ्य लौकिकम अनुसृत्यम प्रवर्तते, किससे आरंभ करके, कहां से आरंभ करके यह हुआ था? फटाफट आंसर करो, बताओ भी, कहां से आरंभ करके? बी बता रहे हैं, ऋग्वेदात बता रहे हैं। अभी अभी ने बताया कि लौकिक साहित्य कहां से आरंभ हुआ था, कस्माद आरंभ, तो दूसरे का ए और दूसरे का बी। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूं, आपको मैं ढूंढ के दिखा रहे हैं, हम ढूंढ के दिखा दे रहा हूं। ये देखो, यहां पर किसकी लौकिक साहित्य की बात हो रही थी? ठीक है, पंडित सुष्ठु ऋग्वेदात आवेदांग वर्तते, तत्र वहां पर के रामायणाद आरभ, कस्माद आरभ्य लिखा है तो रामायणाद आरभ्य परिकीर्तितम के, हाँ, आपका जो भी ये लौकिक साहित्य, ये सारी यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो व्यास वाल्मीकि कालिदास के हैं, लौकिक साहित्य के हैं, है ना जी। हाँ, तो संस्कृत साहित्य मंडलम के रामायणाद आरभ्य प्रारंभम भूतवानस्तु, कहां से प्रारंभ हुआ था? नाट ऋग्वेदात नहीं बेटा, रामायणात। मैंने श्लोक सुनाया, मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधीः काम मोहितम, है ना जी। ये श्लोक है जहां से लौकिक संस्कृत साहित्य की शुरुआत होती है ना बेटा। नारायणीय से प्रणेता कहा, अब देखो आया है ना, सच बता रहा हूं, पहले आपको, अगर आपने पहले से पढ़ा है, पहले से क्या पढ़ा है, पहले से आपने पढ़ा है प्रश्न, तब उत्तर बढ़िया करोगे, है ना जी। चलो बताओ फटाफट सारे छात्र, बताओ। वाल्मीकि ही व्यासः कालिदासः मिलपत्तूर नारायण भट्टपादः। तो सिंपल सी बात है, नारायणीय से प्रणेता मैंने अभी अभी बताया आपको, कह रहे हैं प्रणेता इति कौन, कौन था? ये थे मेलपत्तूर नारायण भट्टपादेन, है ना जी। हाँ, आगे आओ। कह गणे ना अंतर्भवति शक्तिभद्र स्वाति तिरुनाल कालिदासः मिलपत्तूर। देखो इसमें से कौन सा नाम, जो हम संस्कृत साहित्य के कवियों का नाम बताया गया है, इसमें से कौन सा नाम उस समूह में, गण में मतलब समूह में नहीं है? शक्तिभद्र की बात की गई है, हाँ ये तो नाम आया है भाई। स्वाति तिरुनाल की बात हुई है, हाँ तो ये भी हुई है। कालिदासा, इनकी भी बात हो गई है। मिलपत्तूर नारायण भट्टपादा, इनकी भी बात हुई। कौन गण में नहीं है? चलो आए बताते हैं। वैसे कालिदास नहीं है, बताएं क्यों?
क्योंकि आए बताते हैं, क्योंकि ये सब कैसे हैं, ये सब केरल के हैं, जो और नाम है उसमें, है ना जी। अब देखो केरलीय पंडित आसन, कौन कौन थे, देखो केरलीय पंडित शंकराचार्य थे, के एन एसुतच्चन थे, मेलपत्तूर नारायण भट्टपाद थे, शक्तिभद्र थे, स्वाति तिरुनाल ये भी नाम आया है, शक्तिभद्र आया है, और कौन थे, प्रतिभावंत, ठीक है, मेलपत्तूर भी थे, ये भी नाम आया है। कौन सा नाम नहीं आया, कालिदास का नाम नहीं आया है ना, तो ये कालिदास इसमें सही हो जाएंगे। कौन उस समूह में नहीं है, ये सब कौन से कवि हैं, ये केरल की कवि है, केरलीय कवि है ना जी, केरलीय कवि थे। और इस समूह में इस गण मतलब समूह में किसका नाम नहीं था, कालिदास का नाम नहीं था। समझ गए ना, तो हाँ गलत नहीं करना है, इनका नाम नहीं था, मैंने पैसेज में दिखा दिया है, पैसेज से ही सारा उत्तर होता, कहीं बाहर से नहीं होता। बस आप बढ़िया से पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, समझते रहो, शेयर करते रहो। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं, सब काहे का लाइक शेयर कहते हैं। हाँ बात तो सही कह रहे हैं, काहे का लाइक और काहे का शेयर, है ना जी। चलो जी, शोभनम जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद, आप हैं सबसे बेहतर। समझ में आई की बात नहीं, आगे आओ। संस्कृत साहित्यम उच्चतम विग्रह वाक्यम, ये तो ग्रामर है। अब बताओ ग्रामर, ये विग्रह बताना है, समास हमने पढ़ाया है, समास बताओ, आंसर करो। कह नहीं सकते तो समास नहीं पढ़ाया, बताओ। शुभम भूयात मंगलम भूयात, सबके लिए शुभ हो, मंगल हो, सबकी परीक्षाएं सबके लिए मंगल हो, शुभ हो, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अरे बोलो बोलो जी, कुछ तो बोलो, फटाफट बताओ। संस्कृत साहित्यम उच्चतम विग्रह वाक्यम, संस्कृत साहित्यम संस्कृतस्य साहित्यम, तो संस्कृत साहित्य मतलब वो संस्कृत का साहित्य, तो संस्कृतस्य साहित्यम, बी फॉर बेस्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद, बेहतरीन आंसर किया सभी ने, है ना जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, एनी समस्या तो कहूंगे नहीं सर, बी वाला एकदम बढ़िया आंसर है। आगे आ जाओ। लौकिकम विविधैः कृतितल्लजैः सुशोभितम, यहाँ पे विविधैः शब्द क्या है, विशेषण पद है, क्या है, विविधैः अनेक, किस प्रकार की कृतियां, तो कहेंगे सर अनेक प्रकार की कृतियां, है ना जी, विविधैः, ठीक है ना जी। आगे आ जाओ, बी फॉर बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदा एकः बालकः कक्षायां पृष्ठे उपविशति, एक, ये सब प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस हैं, ध्यान देना। सर्वदा हमेशा एक बालक कक्षा में पीछे, पृष्ठे पीछे बैठता है, पाठन समय बालकस्य मनसि एका जिज्ञासा, और पढ़ाते समय बालक के मन में एक जिज्ञासा आती है। सह कदा अथवा कथम स्वजिज्ञासम समयेत, वह कदा मतलब कब, कदा मतलब कब, और कथम मतलब कैसे, स्व मतलब अपनी जिज्ञासा मतलब जिज्ञासा, समेत मतलब शांत करेगा। बताओ कैसे जिज्ञासा, जैसे आप हमारी क्लास में हैं और आप हमेशा पीछे बैठते हो ना, आप हमेशा पीछे बैठते हो, और आपको जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती, तो अपनी जिज्ञासा की को शांति को शांति कैसे पहुंचाओगे, अपनी जिज्ञासा को कैसे शांत करोगे। यदा शिक्षक पृच्छेत तदा, जब शिक्षक पूछेगा तब जिज्ञासा को शांत करोगे। यदा परीक्षा भवेत, जब परीक्षा होगी तब जिज्ञासा को शांत करोगे। या यदा शिक्षका ताड़ये, जब शिक्षक जो है मारेगा तुमको, है मुर्गा और मुर्गी बना दे तब करोगे। बताओ। या यदा जिज्ञासा भवेत तदा, कि जब जब जिज्ञासा होगी तभी हम उसको शांत कर लेंगे। सही तरीका ये है, अगर छात्र पीछे बैठा है, पढ़ाते समय उसके मन में जिज्ञासा आती है, तो उसको क्या करना चाहिए, जब भी आए जिज्ञासा तदा तदैव पृष्ठव्यम, तुरंत ही पूछ लेना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना जी। कहें जब परीक्षा होगी तब, अच्छा जब परीक्षा में बैठे तो कहें गुरुजी इधर आओ, इधर हम भूल गए थे उस समय जब आप पढ़ा रहे थे, जब पाठन समय जब आप पढ़ा रहे थे उस समय हमारे ध्यान नहीं आया था, आओ हमको अब वहीं बता दो थोड़ी सी कि इसका हमारी जिज्ञासा उस समय थी, आज शांत करो पेपर आ गया है, पेपर में बैठे हैं, ऐसा होगा क्या। अरे भाई साहब, जब भी जिज्ञासा हो तुरंत उसको क्षमाए, तुरंत शांत करना चाहिए। डी वाला राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु कीदृशी कक्षा समृद्ध शिक्षा प्रोत्साहयति, निम्नलिखित में से कौन कैसी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहन करती है, प्रोत्साहित करती है, किस प्रकार की शिक्षा, कैसी शिक्षा, कीदृशी कक्षा, किस प्रकार की कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ध्यान देना, सा कक्षा यस्याम प्रदर्शिता विभिन्न सामग्री छात्रेभ्यः पृथक स्यात्, येन ही सामग्री दीर्घकालम यावत् प्रचलित,
या फिर कहते हैं सा कक्षा यस्याम मुक्त गतिविधयः स्युः कामपि गतिविधं कर्तुम अवकाशः स्यात् विभिन्नाः बाल साहित्य संबद्धाः मुक्त गतिविधयः स्युः यदि आदिनं कस्मिन्नपि समय सुलभाः स्यात्। बताओ कि कौन सी कैसी समृद्ध शिक्षा, कौन सी गतिविधि है जो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करेगी। सा कक्षा वह क्लास यस्याम पेटिकायाम जहां पर पेटिका में सम्यकतया अच्छी तरीके से संगठित सामग्री सी हो तथा सामग्र्यः सप्ताहे एक बार मुक्त लेखना है बही निष्कासे, कि वह कक्षा ज्यादा समृद्ध होगी कि जिसमें पेटिका में पेटी में बंद करके सारी सहायक सामग्री रखी गई है और सप्ताह में एक बार उसका प्रयोग किया जाता है, निष्कासन किया जाता है। पाठ्य पुस्तक के द्वारा संचालित संरचित योजनाबद्ध अधिगम युक्त कक्षा। तो कौन सा राइट आंसर है? समृद्ध शिक्षा कैसे होगी? तो भाई साहब जब वह कक्षा जिसमें मुक्त गतिविधि हो, एकदम स्वतंत्र गतिविधि हो और किसी भी गतिविधि को करने के लिए अवकाश हो है, जिस समय हो, और विभिन्न बाल साहित्य से संबंध मुक्त गतिविधियां हो जो आदिनम पूरे दिन में कस्मिन अपि समय किसी भी समय वह हमको सुलभ हो जाएं, किसी भी समय हमको वह क्या हो जाएं, सुलभ हो जाएं। सातवें का बी वाला राइट आंसर है। हाँ, इन्होंने लिखा है समृद्ध, क्या लिखा है? समृद्ध शिक्षाम परिवेश आप पोषयति। बताओ जी, बिल्कुल राइट आंसर है बी, कर लो सारे सही। आगे चलते हैं। श्रुतलेखस्य का उपयोगिता वर्तते, जो श्रुतलेख होता है उसकी क्या उपयोगिता है? फटाफट कमेंट करके बताओ। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। श्रुतलेखस्य का उपयोगिता वर्तते कक्षायाः नियंत्रणाय, प्रदत्ताः सर्वे विकल्पाः हस्तलेखस्य शोभनाय या वर्तनीगत अशुद्धि निवारणाय। बताओ श्रुतलेख का क्या उपयोगिता है? कमेंट करके बताएंगे। क्या बात, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। सभी लोग आंसर करेंगे। हम देखो किसी का कमेंट्स नहीं लेंगे भैया, क्योंकि ये बहुत, हाँ जी जी, सातवें का डी, सातवें का बी बता रहा हूं मैं प्रहलाद जी, साथ में ही बता रहा हूं मैं। कभी भी ऐसी गतिविधि हम लेंगे, जब भी कभी कुछ गतिविधियों का प्रयोग करने को सहायक सामग्री की, तो कैसी समृद्ध शिक्षा चाहिए जो कि हम आदिनम प्रत्येक दिन में कभी भी हम उसको हमारे लिए वो सुलभ हो। ठीक है, आइए। श्रुतलेख से का उपयोगिता, श्रुतलेख की क्या उपयोगिता है? कक्षा को नियंत्रण करने के लिए, प्रदत्त सवय विकल्प या हस्तलेख की अच्छे हस्तलेखन के लिए, या वर्तनीगत अशुद्धि के निवारण के लिए। श्रुतलेख की क्या आवश्यकता होती है? कमेंट करके बताओ सारे विद्यार्थी, फटाफट खटाखट जितने छात्र जुड़े हुए हैं फटाफट आंसर करेंगे सारे लोग। श्रुतलेख से का उपयोगिता वर्तते, श्रुतलेख की क्या उपयोगिता है? कमेंट करके बताओ। किस लिए श्रुतलेख कराया जाता है? एक सेकेंड। कक्षा को नियंत्रण करने के लिए या वर्तनीगत अशुद्धि के निवारण के लिए। वर्तनीगत जो अशुद्धियां होती हैं उसके निवारण के लिए होता है। आप कैसे हस्तलेख, अच्छे हस्तलेखन के लिए सुलेख होता है, समझ में आया? अच्छे हस्तलेखन के लिए बेटा सुलेख होता है, सुलेख करवाया जाता है अच्छे हस्तलेखन के लिए, समझ रहे हैं ना? अच्छे हस्तलेखन के लिए सुलेख कराया जाता है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, समझे ना जी? हाँ, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। कौन दिक्कत, कौन परेशानी, सब राधा रानी देखेंगे, चिंता मत करना जी। हाँ जी, चलो, वेरी गुड। वेरी नाइस। संभाषण समय उचितेन उच्चारणेन सह समुचित शब्दानां समुचित क्रमेण प्रयोगः। संभाषण के समय, बोलते समय उचित उच्चारण के साथ और समुचित शब्दों के समुचित क्रम का प्रयोग क्या कहलाता है? संकेत भाषा, संभाषण की प्रक्रिया, भाषा का व्यापार, प्रयोग आधारित भाषा। भाई जैसे आप किसी से वार्ता करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं तो एक उचित ध्वनि में बोलते हैं, है ना जी? मतलब धीरे धीरे बोले, खुद सुन लिया, सामने वाला सुन ही ना पाया, है ना जी? नहीं,
तो समुचित उच्चारण के साथ समुचित शब्दों के समुचित क्रम में बोलते हो ना। अगर किसी से आप क्या करते हो, वार्ता करते हो, तो इसको किस श्रेणी में रखोगे? इस प्रकार के प्रयोग को देखते हैं क्या बताते हैं हम लोग। जी, 10वें का बी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बी फॉर बेस्ट आंसर है, सही है, एकदम राइट आंसर अगर आपने बी कहा है। ठीक है, यह एक संभाषण की प्रक्रिया है। क्या है बेटा? यह एक संभाषण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जब भी हम उचित ध्वनि के साथ उचित क्रम में बोलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? ये भाषा कौशल की, हमने भाषा कौशल आपको पढ़ाया है, वो वहां भी ये पढ़ाया गया है। भाषा कौशल के उद्देश्य हमने पढ़ाए हैं, वहां पर ये लाइन सीधा सीधा आई है। समुचित, ये संभाषण की प्रक्रिया है, संभाषण कौशल में मैंने पढ़ाया है। आगे आ जाओ। सरल वाक्य ही एवं भाषायाः शिक्षणस्य आरंभः भवति। सरल वाक्यों के साथ ही भाषा के शिक्षण का आरंभ होता है। एतत् कथनम द्योतयति यत्, यह कथन क्या द्योतित करता है कि संपूर्ण वाक्यानाम आधारे विचार विनिमयः भवति, संपूर्ण वाक्य के आधार पर विचार विनिमय होता है। भाषाया अधिग्रहणे उच्चारणस्य किमपि स्थानम नास्ति, कह रहे भाषा के अधिग्रहण में कह रहे उच्चारण का कोई स्थान ही नहीं है, गलत बात है। व्याकरणस्य उच्चारणस्य भाषादिगमे समानम स्थानम अस्ति, या विचार विनिमयस्य कृते व्याकरणम प्रमुखम आधार, की विचार विनिमय के लिए व्याकरण प्रमुख आधार होता है। जल्दी बताओ, सरल वाक्यों के द्वारा हम भाषा का शिक्षण आरंभ करते हैं। यह कथन क्या प्रकाशित कर रहा है, क्या द्योतित कर रहा है? आप कमेंट करके बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, फटाफट खटाखट, जो भी छात्र हैं जी। हम्म, 11 इसके साथ जाओगे तुम लोग जी? बोलो। ABCD कहेंगे सर, हम संपूर्ण वाक्यों के आधार पर विचार विनिमय करते हैं। ठीक है, हम संपूर्ण वाक्यों के आधार पर विचार विनिमय करते हैं। ठीक है, संपूर्ण वाक्यों के आधार पर ही हम, जब हम आपसे बात करते हैं विचार विनिमय मतलब विचारों का आदान प्रदान, कब करते हैं? वाक्यों के साथ करते हैं ना, वाक्यों के आधार पर करते हैं। एकदम राइट आंसर है, कर लो, सारी सही है। व्यापक मूल्यांकनम नाम किम, जो एक होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, सुना है ना? सतत व्यापक मैंने पढ़ाया भी है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, हाँ जी, हिंदी में भी और संस्कृत भाषा में भी। तो व्यापक मूल्यांकन का नाम क्या है? विद्या विषय का विषयाकलनम, की विद्या के विषय का आकलन, शैक्षणिक सह शैक्षणिक क्षेत्रों से आकलन, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्रों में आकलन, या सारांकन द्वारा संज्ञान कौशला नाम आकलनम, या गृह अध्ययन योजना कार्य द्वारा संसाधनात्मकताया आकलनम। तो बोलो कौन सा राइट है? सारे विद्यार्थी आंसर करेंगे, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं। स्वागतम सर्वेशम। बताओ। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सतत का मतलब होता है निरंतर चलता रहता है, व्यापक का मतलब होता है हर क्षेत्र का, उसके संज्ञानात्मक, उसके भावात्मक, उसके प्रयोगात्मक, क्रियात्मक, हर क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्रों का आकलन करना ही व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। समझना जी, व्यापक मूल्य, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक। बी फॉर बेस्ट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थी। एका शिक्षिका स्वशिक्षार्थिभ्यः रेल समय सारणीम प्रदाय, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कहते हैं एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को, कौन बोला? सी, सारांश के द्वारा संज्ञान कौशल का आकलन, अरे भाई साहब व्यापक तौर पर, कहते हैं बड़ा व्यापक रूप से विद्यमान है। वो शैक्षणिक तो सही है, सह शैक्षणिक भी, मतलब उस विद्यार्थी के हर एक पक्ष का मूल्यांकन। समझ रहे? कहां से सी बता रहे हो तुम लोग? 12वें का गलत बता रहे हो। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से रेल यान की समय सारणी देती है, जैसे हम तुमको रेल यान की समय तालिका दे दें, तान तिथि स्थान श्रेणीम अनुसारम आरक्षण प्रपत्रम पूरयितुम कथयति, और उसको हम क्या बोलें कि भाई तिथि स्थान और श्रेणी
हाँ स्लीपर क्लास है या एसी है, ठीक है, उसके आरक्षण प्रपत्र को आपको पूरा करने के लिए मैं बोल रहा हूं। अस्ति गतिविधौ वाचनस्य किम उपकौशलम निहितम, इसमें वाचन का कौन सा उपकौशल निहित है, इसमें वाचन का कौन सा उपकौशल निहित है, चलो बताओ जी फटाफट। विभिन्न पाठ्य सामग्र्यर्थम विभिन्न युक्तीनां परिपालनम, या मौखिक रूपात रेखा चित्रात्मक रूपेण सूचनायाः परावर्तनम, अन्य सामग्र्यः सह संबंध द्वारा पाठ्यवस्तुना स्पष्टीकरणम, या अवलोकनेन सूचना कथम प्रापणीया। बताओ इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, सभी लोग आंसर करेंगे जो भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जी, फटाफट कमेंट करेंगे सभी छात्र, चलते रहो भाई। रेल यान समय सारणी हम आपको दे रहे हैं, आपको टीचर दे रहा है, इसलिए वह दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि भाई आप जो है उससे कुछ शिक्षण कार्य सीख सको, ठीक है जी। अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा। जितने भी हमारे विद्यार्थीगण जुड़े हैं सभी का हम बहुत स्वागत करते हैं आपके इस पावन पुनीत चैनल पे, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी। बहुत शोभनम शोभनम शोभन, क्या बात है, ये आंसर करते हैं गुरु, ये है इनका उत्तर, ये है इनका आंसर, है ना जी। कैसा 13वें का बी वाला राइट आंसर है ना, 13वें का बी वाला राइट आंसर है। एक सेकंड, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वेट अ मिनट, ओके, जस्ट वेट प्लीज। आप लोग आंसर करते रहे हैं, बस 1 मिनट हम तुरंत सही कर देंगे। आ जाओ जी, हाँ जी, क्या था, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के रेल समय सारणी दे रही है, तो विभिन्न पाठ्य सामग्र्यार्थम विभिन्न युक्तीनां परिपालनम, या मौखिक रूपात रेखा चित्रात्मक रूपेण सूचनाया परावर्तनम नहीं, अन्य सामग्र्या सह संबद्ध द्वारा पाठ्य वस्तुना स्पष्टीकरणम। बात सही है, सी वाला एकदम राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर, एकदम बेहतरीन, एकदम बहुत बेहतरीन। वो क्या कर रही है कि वो जो पाठ्य वस्तु पढ़ा रही है उसको क्या अन्य सामग्री के साथ संबंध द्वारा उस पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना चाह रही है, इसलिए आपका एकदम राइट आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखितेषु किम शब्दावल्याः पठन क्रियायाः अभिन्न भागः, कौन सी शब्दावली पठन की प्रक्रिया का एक अभिन्न भाग है, एक अभिन्न अंग है, कमेंट करके बताओ सभी लोग जी, आपकी जिम्मेदारी है। जैसे हमारी पाठ्य वस्तु है, हम वहां पर जो इस रेल यान समय सारणी का प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं किस लिए बेटा, एक सहायक के रूप में, है ना। जैसे हम शिक्षण सहायक सामग्रियां लगाते हैं उसको सही करने के लिए, समझाने के लिए, उस विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, वैसे वहां पर रेल यान समय सारणी का प्रयोग किया गया है और उसको हम प्रामाणिक सामग्री के रूप में जानते हैं। रेल यान समय तालिका प्रामाणिक सामग्री के रूप में होती है। कौन सी शब्दावली पाठन पाठन की प्रक्रिया का अभिन्न भाग है, विन्यास, नोट करो, विन्यास को संस्कृत में संस्थिति भी बोलते हैं, क्या नाम आता है इसके लिए, संस्थिति ही शब्द आता है, और क्या आता है, सह संबंध भी शब्द प्रयोग होता है, सबका मतलब एक ही है, हाँ, कोलोकेशन अंग्रेजी में बोलते हैं ना, शब्द मित्राणी, शब्द मित्र भी बोलते हैं इनको। ये क्या होता है कि इसमें दो से अधिक शब्दों का सार्थक सम्मिलन होता है। जैसे कहीं लिखा है चाय, है जी, चाय लिखा है, तो इसके इसके साथ कौन सा ऐसा शब्द प्रयोग किया जाए और आगे या पीछे कि जो दोनों के लिए एकदम
प्रासंगिक हो, है ना जी। जैसे चाय और यहां लिख दिया हमने, हाँ जी, ट्रेन, या यहां हमने लिख दिया चाय, लिख दिया, फिर हमने लिख दिया बस। ये थोड़ा प्रासंगिक, चाय और बस, ये थोड़ा प्रासंगिक नहीं लग रहा है। हाँ, या हमने लिख दिया कड़क चाय, कड़क शब्द लिख दिया, अब कड़क के साथ चाय शब्द का ये प्रासंगिक है। इस तरीके से शब्द मित्र कहे जाते हैं दोनों। इसी को विन्यास शब्द कहते हैं, इसी को संस्थिति, इसी को सहसंबंध। आपका ए वाला राइट आंसर है, ठीक है, ए वाला एकदम राइट आंसर, आपने भी बहुत अच्छा बोला है। 14, ये भी काश्चित बालः श्रुत्वा एव भाषाम अधिगमति, कोई बालक है वह श्रुत्वा सुन करके ही भाषा को सीखता है। जैसे कोई बालक है वो केवल सुन करके भाषा सीखता है। व्याकरणस्य आवश्यकता न भवति, उसको व्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। अत्र कहा सिद्धांतः वर्तते, यहाँ पे कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत, संस्कृत भाषा शिक्षण का सिद्धांत पढ़ाया गया है गुरु। बताओ, आंसर करो। स्वाभाविकता, रुचि, सक्रियता या अभ्यास। इसको कहते हैं बेटा स्वाभाविकता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? स्वाभाविकता या सिद्धांत, वो स्वाभाविक रूप से बिना किसी प्रयास के सीख जा रहा है ना, है ना, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। लेखन कौशल्य से श्रेणियां भवती, लेखन कौशल की कितनी श्रेणियां होती हैं, बताओ। लेखन कौशल की कितनी श्रेणियां हैं? हैं? लेखन कौशल की कितनी श्रेणियां हैं, कमेंट करके बताओ जी। आ जाओ, है ना जी। लेखन कौशल की कितनी श्रेणियां हैं, कमेंट करके बताओ सभी लोग। कितनी श्रेणियां हैं लेखन कौशल की? तो कहोगे सर तीसरा, 3 श्रेणियां हैं, ठीक है। प्रतिलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। पढ़ाया है भाषा कौशल में, जब लेखन कौशल हमने पढ़ाया है, इसीलिए कौशल वाली क्लास देखोगे, सारा उत्तर ये इस प्रश्न का उत्तर वहीं से मिलेगा, ठीक है जी। हाँ, आप समझ गए ना। चलो जी, बहुत बेहतरीन, शानदार। सी वाला राइट आंसर। 3 श्रेणियां होती हैं, मैंने बताया है। और जो सुलेख होता है, वो सुलेख क्या इसकी श्रेणी है, इसका प्रकार है, नहीं। सुलेख एक लिखने की विशेषता है ना जी, इसको एक कभी प्रकार में नहीं आता है, बताया है, पढ़ाया है। तो निकटवर्ती विकासस्य क्षेत्रं संदर्भयति, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है जी, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, इसी को निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, इसी को समीपवर्ती विकास का क्षेत्र कहते हैं, इसी को निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहते हैं, कई नाम है इसके। तदीय चरणम यदा अधिकतमम विकास, वह चरण जिसमें ज्यादा से ज्यादा विकास संभव हो। तदीयम वह विकासात्मक चरण, तदीयम वह विकासात्मक चरण यदा, जहां पर शिशु शिक्षित पूर्ण रूपेव दायित्व स्वीकरोति, जहां शिशु जो है शिक्षण का पूर्ण रूप से दायित्व का निर्वहन करता है। एक संदर्भ यस्मिन, एक संदर्भम, वह एक संदर्भ जिसमें बालाः सहयोगस्य सम्यक माध्यमेन किमपि कार्यम प्रायः स्वयं कर्तुम शक्नुवन्ति, जहां पर, ठीक है ना जी, जहां पर वह क्या करता है, वह सहयोग के सम्यक माध्यम से किसी कार्य को प्रायः वह स्वयं कर सकता है। एक ऐसा संदर्भ में जिसमें बालक किसी का सहयोग लेके उस कार्य को और बेहतर कर लेता है। तदीयम शिक्षण विद्धम यदा यदा सहयोगा प्रवर्तयितुम शक्यते, तो फिलहाल यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा, वह संदर्भ जिसमें टेम्परेरी हेल्प लेके बालक और बढ़िया सीख जाता है ना, टेम्परेरी हेल्प लेकर और बढ़िया सीख जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 16वें का सी बता रहे हैं, अच्छा है, ठीक है। निकटवर्ती, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो आपका वर्तमान ज्ञान है और संभावित ज्ञान के बीच की जो कड़ी है, उसको कहते हैं निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। ये किसके द्वारा प्रतिपादित है, कोई बताएगा? मनोवैज्ञानिक का नाम बताओ, मनोवैज्ञानिक कौन है इसके?
फटाफट कमेंट करके बताओ मनोवैज्ञानिक कौन, कमेंट करो बताओ। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, लेखन से प्रक्रिया उपागमस्य लक्ष्य अस्ति, उसका लक्ष्य क्या है, फटाफट बताओ। हाँ मनोवैज्ञानिक का नाम बता रहे तुम लोगों को, कमेंट करके बताओ फटाफट। हाँ जल्दी चैट बॉक्स में तुरंत आंसर आना चाहिए तुम लोगों का, फटाफट। एक तो केवलम केवलम शब्द आ जाए तो निगेटिव होता है। लेखन की जो प्रक्रिया उपागम होता है उसका लक्ष्य क्या होता है, बताओ भाई। गोत्सकी बताया क्या, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, क्या वाह 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 वाह, क्या बात है। वही तो, वही तो कह रहा हूं भैया, वही तो, वही गोत्सकी है। ओ भाई गोत्सकी जी हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ उभयम प्रक्रियायाम परिणामे चा, ठीक है। लेखन की प्रक्रिया उपागम का लक्ष्य होता है कि लेखन की प्रक्रिया को फॉलो करके वह परिणाम या उत्पाद के रूप में अभिव्यक्त करना, ठीक है। एकदम राइट आंसर है आपका, बी फॉर बेस्ट आंसर। 19 नंबर, ये भी 19 होना चाहिए। द्वितीय कक्षायाः शिक्षिका कक्षा स्थित वस्तूनि, कक्षा स्थित वस्तूनि नामना आनीतवती, ठीक है। कुछ काचित वस्तूनि, माफ कीजिएगा, काचित वस्तूनि, काचित वस्तूनि आनीतवती ले आई, एते छात्राणां प्रकृत वस्तुभिः सह लिखितम शब्दानां संबंध स्थापने सहायता भव। द्वितीय कक्षा की शिक्षिका कुछ वस्तुएं लाती है, कुछ वस्तुएं लाती है, और वो क्या करती है, वो वो इस छात्रों के जो प्रकृत वस्तु भी, छात्र की जो वास्तविक या प्रकृत वस्तुओं के साथ लिखित शब्दों के संबंध स्थापित करती है, में उसकी सहायता होती होगी। एवं विध कार्य धारणा, यहाँ एवं विध कार्य धारणा, बड़ा मिस्टेक किए जी आज लोग आप टाइपिंग में। कार्य धारणा संवर्धनम भवति लेखन कौशलस्य, ठीक है, लेखन कौशलस्य शब्दानुशासनस्य, है, ठीक है, या हस्ताक्षर का या व्याकरण का, तो कहोगे लेखन कौशल का। इससे क्या होता है, जो उसके लिखित शब्दों से संबंध स्थापित करना है, तो ये क्या होगा, लेखन कौशल का। आ गया। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानां विकल्पमात्रोत्तरेभ्यः उचिततमम, उचिततमम उत्तरे चित्वा लिखत। तो भैया आपको एक गद्यांश को पढ़ करके फिर से एक गद्यांश आपको हल करना है ना जी। तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस करोगे बढ़िया करोगे। हंस रहे, मार देंगे पेन खींच के कहें कि नहीं नहीं तो टाइपिंग मिस्टेक, मार देंगे क्योंकि नाकिम लग जाएगा आइए, धन्वंतरी कस्य रूपम धृत्वा वैद्यानाम परीक्षाम अकरोत। अब भैया देखो धन्वंतरी, कोई धन्वंतरी है जी। अब ये प्रश्न, हम प्रश्न इसीलिए पहले पढ़ते हैं कि गद्यांश के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको हो जाए, क्यों जी, थोड़ी सी नॉलेज हमको हो जाए, इसीलिए इसको पढ़ते हैं। धन्वंतरी कस्य रूपम, किसका रूप धृत्वा धर के, धारण करके वैद्यानाम, वैद्य का परीक्षण किया, परीक्षा लिया, काका से सुका से हंस से मानवस्य। तो अब जिसका लिया होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे पैसेज तो उसमें उत्तर आएगा। सह एकम एवं प्रश्नम कतिवारम उच्चरितवान, वह एक ही प्रश्न कितने बार उच्चरित किया है। अभी आपको व्याकरण भी मिलेगा रास्ते में, आओ आओ, ठीक है। एक बार हम द्वि त्रिवारम, अब देखेंगे कितनी बार एक ही वाक्य को, प्रश्न को कितनी बार पूछा था। शंग सुख रूपधारी धन्वंतरी, अब देखो इसका उत्तर यही मिलेगा, धन्वंतरी किसका रूप रखा था, देखो। अब हमको चाहे उसके लिए पैसेज पढ़ो, कस्य रूपम धृत्वा सुख रूपधारी लिखा, तो अब लियो उत्तर वहीं से आ गया, प्रश्न से उत्तर मिल जाता है कभी कभी, पता है, कभी कभी प्रश्न से उत्तर मिलेगा। सुख रूपधारी लिखा है तो किसका रूप रख के, वह सुख का रूप रख के परीक्षण किया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सुख रूपधारी धन्वंतरी। हाँ, वृक्ष से शाखायाम उपविष्ट, अत्र विशेषण पदम लिखा हुआ है, वृक्ष से शाखायाम उपविष्ट, ठीक है, वृक्ष की शाखा पर ऊपर बैठा था, धन्वंतरी वृक्ष से सुख रूपधारी या उपविष्ट।
तो कैसा धन्वंतरी, तो सुख रूपधारी। हाँ, शुक, ठीक है, सुख रूप कैसा, इस संज्ञा का विशेषण, हाँ विशेषता, धन्वंतरी किसे, शुक रूप, कैसा रूप था धन्वंतरी का, तो सुख रूपधारी। तो सही कर लो सी वाले, तो ग्रामर का प्रश्न हो गया। आगे आ जाओ। आदौ उत्तरम दातव्यम कस्य वचनम इदम, पहले उत्तर देना चाहिए, ये किसका वचन है। तो भाई अब इसको तो पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने वृक्ष बोला था कि वैद्य का या वाग्भट का या सुख का, किसका था ये देखना पड़ेगा, है कि नहीं। आगे आओ। आहारः हितकारः मितरूपः च भवेत्, जो आहार होता है वो हितकारी होता है और मित्र रूप से होना चाहिए, और इस कैसा, तो चा भवे, तो और कैसे होना चाहिए, कह रहे हैं कि शीतः ठंडा होना चाहिए, अधिकः अधिक आहार होना चाहिए, उष्णः गर्म होना चाहिए, या तिक्तः या तीखा आहार होना चाहिए। हाँ जी, आगे आते हैं। को रुख अस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो संधि विच्छेद भी हमने पढ़ाया, संधियां भी पढ़ाई हैं, हाँ सब कुछ पढ़ाया है हमने। बताओ यहाँ को रुक अस्य संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये तो ग्रामर का प्रश्न है। कहा धन अरुक क्या बन जाएगा, विसर्ग को रू को रा, फिर उ और आ मिलके ओ बना लेता है, यहाँ पर उसी का फिर वहां पे हम लोग पूर्व रूप कर लेते हैं, ठीक है जी। चलते रहो जी। कहा धन अरुक, विसर्ग संधि है, कौन सी संधि बेटा, विसर्ग संधि वर्तते, यहाँ पर विसर्ग संधि है, ठीक है। ये तो चलो कविता है गद्यांश। एकदा धन्वंतरि ही व्यचिंतयत, एक बार धन्वंतरि ने सोचा, पृथ्वी तले विद्यमानानां विविधानां, हाँ वैद्यानां परीक्षा करणीया, एक बार धन्वंतरि ने सोचा कि पृथ्वी लोक पर विद्यमान विविध प्रकार के वैद्यों की परीक्षा करणीया करनी चाहिए, इति ऐसा। अतः तेन सुकस्य रूपम धृतम, देखो उत्तर यही मिल गया कि नहीं, बताओ किसका रूप रखा था, सुकस्य रूपम, बहुत सिंपल होता है, गद्यांश का एक नंबर आपको नहीं कटना चाहिए, बता दे रहा हूं। सह एकम एवं प्रश्नम त्रिवारम उत्वारे हाँ वैद्यान, कह रहे वह एक ही प्रश्न को त्रिवारम, वहां प्रश्न आया कि कितनी बार प्रश्न पूछा था, त्रिवारम, 3 बार पूछा था, याद रखना। वैद्यान प्रश्नम पृष्ठवान पूछा, सह प्रश्न आसीद कोरुक 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 कोरुक, है जी, ये हाँ जी वही है ना कोरुक, ये इसको ऐसे लिखो कोरुक, है जी, इसी को 3 बार बोला है, कोरुक कोरुक कोरुक, है ना जी, हाँ समझे ना जी। वैद्या विविधानि उत्तराणि दत्तवन, वैद्यों ने बहुत प्रकार के उत्तर दिए। केचन तु सुदीर्घम उत्तरम दत्तवंतः, किसी ने तो बहुत बड़ा उत्तर दिया, दत्तवंतः दिया। केचन लघुतर च, और कुछ बहुत छोटे उत्तर दिए। किंतु कर्वाणि उत्तरण धन्वंतरि न संतुष्टः, क्योंकि और लेकिन किंतु जो धन्वंतरि थे उनके उत्तर से वह संतुष्ट नहीं हुए। अंतः शुकः वाग्भट्टम प्रति आगतः, फिर अंत में जो शुक था एक वाग्भट्ट थे उनके उनके पास आया। वाग्भट्टः स्नानार्थम नदी तीरम गच्छति स्म, उस समय जो वाग्भट्ट थे वो कहाँ गए थे, नदी के किनारे स्नान के लिए। शुक रूपधारी धन्वंतरि मार्गे स्थितस्य एकस्य वृक्षस्य शाखायाम उपविष्टः, एकस्य वृक्षस्य शाखायाम उपविष्टः, शुक रूपधारी जो धन्वंतरी थे वो मार्ग में स्थित एक वृक्ष के शाखा पर उपविष्ट मतलब बैठ गए, ठीक है। तेन वाग्भट्टाय त्रिवारम प्रश्न कृता, उसके द्वारा वाग्भट्ट के लिए 3 बार प्रश्न किया गया, को रुक को रुक को रुक। वाग्भट्टेन ज्ञातम यत एषः न सामान्य पक्षी इति, लेकिन जो वाग्भट्ट वो विद्वान थे, वो कहें जब 3 कोरुक कोरुक कहा तो वाग्भट्ट ने को ज्ञात हुआ कि यत यह कि ऐसा ना कि यह नहीं है क्या, सामान्य पक्षी नहीं है। सह पक्षिणम नमस्कृतवान, वो उन्होंने पक्षी को नमस्कार किया। पक्षिणः सत्कार रूपेण फलानि तेन अर्पितानि, और जो पक्षी था वो शुकरूपधारी धन्वंतरी थे, वह फल के रूप में उनको सत्कारों में फल जो है उनको अर्पित कर दिए। सुकः अवदत, बोले आदौ उत्तरम दातव्यम, ऐसा आया है प्रश्न में ना कि आदौ उत्तरम दातव्यम, कह पृष्ठवान कह उक्तवान, किसने बोला था, तो उत्तर यहीं से ले लो कि किसने कहा था, पहले उत्तर दो, सुकः अवदत, सुक ने बोला था। यदि उत्तरम तृप्तिकरम स्यात् तर्हि एव अहम उपहारम स्वीकरिष्यामि,
कह रहे हैं यदि उत्तर जो है हमको तृप्त, आप उत्तर से आपके हम तृप्ति हो गए, तभी हम आपको उपहार स्वीकार करेंगे। इति वाग्भट्टः क्षण मात्रम चिंतितवान, जो वाग्भट्ट थे थोड़ी देर के लिए वो चिंतित हुए। त्रयाणाम प्रश्नानाम एकम एव उत्तरः सः दत्तवान, और तीनों ही प्रश्नों का उसने एक ही उत्तर दिया, हित भुक। क्या कहा? हित भुक, मित भुक, अण भुक। वही जो हमने कहा है कि तस्य आशय, इसका आशय क्या है? आहारः हित भुक होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए, और मित भुक होना चाहिए, उष्ण मित रूप होना चाहिए, कम होना, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और अणभुक का मतलब होता है उष्ण चा भवेत, और उष्ण होना चाहिए। यहां से भी प्रश्न आया है कि आहार कैसा होना चाहिए। हाँ, हितकारी मित्रूप के नाम, और क्या होता है? उष्ण, और उष्ण होना चाहिए। समझ गए? वाग्भट्टस्य उत्तरम उत्तरणम सुखः संतुष्टः अभवत्, सः उपहारम स्वीकृत्य ततः निरगच्छत्, उपहार स्वीकार करके चला गया। अब बताओ, धन्वंतरि कस्य रूपम धृत्वा, तो आपने तुरंत जान लिया सुकस्य। फिर आपका प्रश्न आता है, सह एकम एव प्रश्नम कतिवारम उच्चरितवान, एक ही प्रश्न कितने, कोरुक कोरुक कोरुक, 3 बार बोला था ना, तो त्रिवारम उच्चरितवान। अब आपको हम चाहे प्रश्न दिखाएं, अगर आपने केवल पैसेज की रीडिंग कर लिया बेटा, सच करें केवल पैसेज आप पढ़ लोगे तो उत्तर कर लोगे 100%, ठीक है? त्रिवारम। फिर आगे चलते हैं, आगे है सुख रूपधारी धनवंतरी वृक्ष से शाखायाम उपविष्ट अत्र विशेषण पदम। तो सुख रूपधारी कैसे रूप वाले धनवंतरी थे? तो आप कहोगे सर शुक रूपधारी धनवंतरी थे। समझ गए ना बात को गुरु? चलो जी, तो आपका सी वाला राइट आंसर। आगे चलते हैं, आदौ उत्तरम दातव्यम कस्य वचनम, यह किसका वचन था? अब कमेंट करके बताओ, यह किसका वचन था? आदौ उत्तरम दातव्यम, पहले उत्तर दो, यह किसका वचन था? बताओ जी। फटाफट। तो कहोगे वृक्ष से वैद्य से वाग्भट्ट से, तो ये किसका था भाई? शुकस्य। किसका कथन था? शुक था कि पहले उत्तर दो तब आपका उपहार लेंगे। आहारा हितकारा मितरूपाचा, और कैसे होना चाहिए? तो उष्ण होना चाहिए, है अणुभुक। सुना है ना? तो कैसा होना चाहिए? कमेंट करो भाई, तुम लोग फटाफट कमेंट करके आंसर करो, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं ना। सभी का बहुत स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। चलते रहो, बढ़ते रहो, और पढ़ते भी रहो। चलो जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कोरुक अस्य संधि विच्छेद कहा, तो ये तो आपने बता दिया, विसर्ग संधि है यहाँ पे, विसर्ग संधि है। अब आए पद्यांश है, एक पद्यांश हल कर लेते हैं हम लोग। क्या हल कर लेते हैं बेटा? पद्यांश हल कर लेते हैं। क्या हल कर लेते हैं जी? पद्यांश हल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? पद्यांश, हाँ जी। आइए, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पादकोत्तरेभ्य उत्तरम चिनुत। आइए, निमित्तमुद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम सतस्यापगमे प्रसीदति, अकारणद्वेषि न मनस्तु यस्य वै, कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। ऐसे ही बहुत छोटा ही पद्य आता है, बहुत बड़ा नहीं आता है। कह रहे हैं कि ध्रुवम, ध्रुव मतलब होता है निश्चित, स तस्यापगम तस्यापगमे प्रसीदति, कह रहे हैं वह निश्चित ही प्रसन्न होता है, जो अकारण द्वेषनम, जो किसी, ध्यान देना, निमित्तम उद्देश्य ही, यह जो किसी निमित्त, किसी कारण से क्रोधित होता है, जिसको क्रोध आता है, वो निश्चित ही, वो निश्चित ही उस क्रोध के दूर हो जाने पर प्रसीदति मतलब खुश हो जाता है। जिसको अकारण, जो नहीं, जिसको किसी कारण से आता है जी। हाँ, इसमें पूर्व रूप संधि क्या होता है बेटा? इसमें को रुख, हाँ, क कोरुक में क्या है बेटा? जब हम विसर्ग में जाते हैं तो कई सारे स्टेप्स होते हैं, मैंने बताया है वहां पे, हाँ जी। अतोरोरप प्लुतादप प्लुते इत्यादि करके वहां देखोगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है, सूत्र।
तो निमित्त उद्देश्य, किसी निमित्त जब हम किसी कारण से हम प्रकुप्यति क्रोधित होते हैं तो निश्चित ही जब वो क्रोध दूर हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। अकारण द्वेषे मनोस्तु यस्य वै, और यस्य मतलब जो बिना किसी कारण के ही क्रोधित होते हैं। कथम जनस्तम परितोष, उनको कैसे हम परितोषित कर सकते हैं, वो कैसे खुश हो सकते हैं। जो कहते हैं बिना कारण ही क्रोधित होते हैं तो उनका भैया वो निश्चित ही वो कभी परितोषित नहीं हो सकते हैं। समझ गए ना बात। आगे आइए, प्रकुप्यति क्रियापदम अस्ति। अब इसमें बताओ किस प्रकुप्यति ये जो क्रियापद है ये कहाँ का है, जल्दी बताओ। प्रथम पुरुष का, उत्तम पुरुष का, कहाँ का है, फटाफट बताओ। हाँ, कई स्टेप होता है उसमें। अतोरोरप प्लुतादप प्लुते। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तर करो फटाफट। अरे कहा देख लो, फटाफट आंसर करेंगे। ये प्रकुप्यति है, जैसे पठति लिखति गच्छति वैसे प्रकुप्यति। तो प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। हाँ, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, प्रकुप्यति प्रकुप्यतः प्रकुप्यन्ति। ठीक है, प्रकुप्यति प्रकुप्यतः प्रकुप्यन्ति ऐसे रूप चलता है। नेक्स्ट, तस्यापागमे अस्मिन् शब्दे का विभक्ति। तो जहां पर मैंने कहा बालके, रामे, विद्यालये, ठीक है, ग्रामे, तस्यापगमे, तो ये सब सप्तमी के एक वचन में बनता है। कहाँ, सप्तमी के एक वचन का रूप है ना। तो सप्तमी के एक वचन का रूप है। कहाँ का रूप है बेटा, ये सप्तमी का एक वचन का रूप है। ठीक है ना, समझ गए आप। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आगे चलते हैं। उद्देश्य अस्मिन शब्दे कहा प्रत्यय। देखो प्रत्यय भी पूछता है और प्रत्यय भी हमने आपको पढ़ाया है, बताया है। तो यहां बताओ कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, फटाफट जल्दी जल्दी जो भी छात्र हैं आंसर करेंगे जी। हम्म, लेप प्रत्यय, सॉरी, लेप 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 लेप। या अंतिम में या की ध्वनि है, शुरू में उत। ये क्या है, उत उपसर्ग है, अंतिम में या की ध्वनि। शुरुआत में उपसर्ग दिख जाए, ध्यान दो, ट्रिक समझो। शुरुआत में उपसर्ग हो और अंतिम में या की, कहीं पर भी शुरू में उपसर्ग दिख जाए और अंतिम में या आ जाए तो वहां लेप बता देना। कौन सा प्रत्यय होगा बेटा, लेप। यह भी कर के अर्थ देता है, लेप जहां लगेगा कर के। उद्देश्य, उद्देश्य, हाँ, उद्देशित करके लेप प्रत्यय लगा है ना। यह कृत प्रत्यय होता है, धातुओं से जुड़ता है। समझ गए, बहुत बढ़िया। जनस्तम एतस्य संधि विच्छेद। जनस्तम का संधि विच्छेद क्या होगा, जनस्तम बताओ कमेंट करके कौन सा होगा, फटाफट जितने छात्र हैं। जन धनतम, जन धनतम, जन धनस्तम, जनस धनतम, कौन सा राइट होगा, जनस्तम का संधि विच्छेद। फटाफट खड़ाखड़ बताओ जितने हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। स्वागतम सर्वेशाम कृते, बहुत बेहतर। उपसर्ग धातु प्रत्यय, वेरी नाइस। प्रत्यय नहीं, लप प्रत्यय है ना जी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसका आंसर बताओ, जनह धन तम, तो कहोगे हाँ सर। जनह दम तम विसर्जनीय से सासु, विसर्ग को सा हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो जाए, यहाँ जनस्तम हो गया। श्लोकानुसारम के जन्म कथम अपिना परितोष इष्यति। श्लोक के अनुसार कौन से लोग हैं जो कभी भी परितोषित नहीं होते हैं। यह कारण द्वेषी मनहस्तम, जो कारणवत जो है वो अपने द्वेष लाते हैं मन में। जो अदध्रुवम प्रसीदत्यत्म, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, यह सर्वदा सुखी भव, जो हमेशा सुखी होता है नहीं। जो निमित्त को ना परितोषित लिखा है ना, तो निमित्त उद्देश्य है तो परितोषित हो जाते हैं एक निश्चित, जब वह प्रसीदति खुश हो जाते हैं तो ना। लेकिन ये क्या कहते हैं, अदध्रुवम। अकारण द्वेषी है ना जी। जो अकारण द्वेषी होते हैं वो कहाँ गया जी, यह अकारण द्वेष प्रसिद्धि तम, ठीक है।
यह कारण द्वेषी मनः तम, जो कारण दोष से युक्त होते हैं वो नहीं, यह जो अकारण द्वेष होते हैं, जिसको कोई कारण नहीं है, उस वजह से जो है जी, जो क्रोधित होते हैं वो कभी प्रसीदति या परितोष्यति नहीं होती, उनका परितोषण नहीं होता है। ठीक है। अधोलिखित वाक्यानि कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य में बदलना है। कौन सा वाक्य है इसमें? वो वाक्य नहीं लिखा है क्या, है जी? मया नित्यम दुग्धम पीयते, है जी। तो इसका इसी का बनाना है जी। हैं, मया नित्यम दुग्धम पीयते, कर्मवाच्य परिवर्तनम करोति। तो ये तो भैया खुद में कर्मवाच्य है। जहां अहम नित्यम दुग्धम पिबामी, ये है आपका कर्तृवाच्य। इसका होगा अहम का हो जाता है तृतीया में। तृतीया का अस्मत् शब्द क्या बनेगा? अहम माम मया, मया नित्यम दुग्धम पीयते। तो क्या हो जाएगा? मया नित्यम दुग्धम पीयते। देखो कर्तृवाच्य यही वाला वाक्य यहां पर लिखा था, यहां पे शायद उपलब्ध नहीं है। अहम नित्यम दुग्धम पिबामी, तो हो गया अहम, अहम का हो जाता है तृतीया, मया नित्यम दुग्धम पिबामी का पीयते क्या हो जाएगा? पीयते हो जाएगा। पीयते अस्तु, हाँ जी अस्तु। अरे भाई ये वाला है ना, ये क्या है? ये कर्तृवाच्य कहाँ गया? अगर कर्ता प्रथमा में है, नोट कर लो, अगर कर्ता आपका प्रथमा में है तो समझ लो वह कर्तृवाच्य है। अगर कर्ता तृतीया में है तो वह कर्मवाच्य में है। लेकिन इसी के यहाँ पीयते है तो यहाँ पीयंते नहीं, मया नित्यम पीयंते नहीं होगा, अहम पीयते होगा, इसलिए ये वाला गलत है ना। यहाँ भी कर्ता तृतीया में ही है। समझ गए? आगे आ जाओ। प्रादयः उपसर्गाः कति भवन्ति। प्रादयः मतलब प्रा आदि, प्रा आदि, प्रा आदि का मतलब प्रा आदि, प्रा भी एक उपसर्ग है, तो कहे प्रा आदि कितने उपसर्ग होते हैं ना? वो अष्टादश, एकविंशति, द्वाविंशति, कितने होते हैं? कमेंट करके बताओ फटाफट, जो भी छात्र हैं जी, देरी ना करो। बताओ। तो कहते हैं द्वाविंशति उपसर्गा लिखा है संस्कृत में, द्वाविंशति उपसर्गा। द्वाविंशति, द्वा मतलब होता है दो, विंशति मतलब होता है 20, और 20 दो कितना होता है बेटा? होता है आपका 20 दो 22 होता है। ठीक है। द्वाविंशति उपसर्गा अस्ति अस्तु। हाँ, आगे आओ। भाषण से योग्यता नाम विकास से विधिषु महत्वपूर्ण विधि अयम अस्ति। किसी भाषण की योग्यता, किसी छात्र में हम भाषण की योग्यता के विकास की विधियों में महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? स्पष्टम शुद्धम च उच्चारणम, मधुरस्य संगीतात्मक स्वरस्य च प्रयोगः, संदर्भानुकूलम परिस्थितीनां चानुकूलम भाषणम, या स्वरे उच्चावचित्वम लयात्मकता च। किसी की भाषण की योग्यता का विकास करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? चलो बताओ भाई, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे, जो भी हमारे छात्र जुड़े हुए हैं ना। सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने पावन पुनीत है जी, इस पावन पुनीत कक्षा में सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है जी। फटाफट खटाखट जितने छात्र हैं आंसर करेंगे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। फटाफट बताइए इसमें कौन सा सही। अगर किसी के छात्र की भाषण की योग्यता बढ़ाना है, मतलब ये किस कौशल से जुड़ा हुआ प्रश्न है? भाषण कौशल से। तो क्या होना चाहिए? कह रहे हैं सर डी होना चाहिए। दैट इट होगा डी। नो नो नो, यहाँ पे जो होगा बेटा, यहाँ पे संदर्भानुकूलम, जो भी बोलो, जो भी हम भाषण करें वो संदर्भ के अनुसार जिस विषय से जुड़ा हुआ है उसी से करें, और परिस्थिति के अनुकूल भाषण होना चाहिए। और परिस्थिति के अनुकूल नहीं करोगे तो तुम, हाँ तो समझ लेना कूटे जाओगे। सही बता रहे हैं। कहीं हंस, कहीं परिस्थिति है कि वहां पे आपको मुस्कुराना है, वहां पे हंसना है ना जी। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं बेटा? अगर वहां पे जहां मुस्कुराना है वहां रोने लगो, या जहां हंसना है वहां जाके तुम रोने लगो, तो ये परिस्थिति के अनुकूल भाषण नहीं हुआ, संदर्भ के अनुकूल जो है वह एक्टिविटी आपकी नहीं हुई। ठीक है। लेखन कौशल विकास क्रमे किम देखो वो भाषण कौशल का विकास था, क्या जरूरी है? करें लेखन कौशल के विकास के क्रम में क्या आवश्यक है? कमेंट करके बताओ सभी लोग।
फटाफट आंसर करेंगे सारे विद्यार्थी, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं ना, सभी लोग एक बार सभी लोग सेशन को भाई आ जाओ फटाफट खटाखट, है ना जी। आदत से पड़ेगी, है लाइक करना शेयर करना, है ना जी। चलते रहो जी। शुद्ध वर्तन्या प्रयोग, लेखन कौशल का विकास का महत्वपूर्ण भाग है कि हम शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करें। प्रदत्त संवादानां प्रयोगेण सह लेखनम निर्देशानां पालनम, लेखने भवतां मतानां विचाराणां अनुभवानां च अभिव्यक्ति ही या सुंदर हस्ताक्षरैः ही लेखनम। भाई देखो ये कितने प्रश्न आते हैं आपके जानने ना। भाषा कौशल इतना अच्छा टॉपिक है, आज ही पढ़िए जाकर, हमारे द्वारा पढ़ाया गया भाषा कौशल वाली कक्षा, एक क्लास में सारा कुछ बड़ा बेहतर पढ़ाया हूँ सिखाया हूँ। सारे क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर के हैं और वहीं से आ रहे हैं। इसको कहते हैं, जब भी हम लेखन की बात करते हैं या भाषण की बात करते हैं तो उसमें हम विचारों की अभिव्यक्ति की बात करते हैं ना। भवताम मताम, अपने मत और अपने विचार और अपने अनुभव की अभिव्यक्ति करना ही क्या है, लेखन कौशल का विकास है। विद्यार्थी नाम श्रवण कौशल से आकलनम कर्तुम शक्यते, विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का देखो वो, अब ये कौन सा कौशल आ गया, ये आ गया श्रवण कौशल। ये हर टॉपिक से क्वेश्चन आया है जी। तो श्रवण कौशल का अब आकलन करना हो तो कैसे करोगे, इसके पहले भाषण था, लेखन श्रवण हो गया। बताओ श्रवण कौशल का आकलन, अधिकम मौन वाचनार्थम अवसर दोगे, श्रवण कौशल के ज्यादा मौन वाचन का। अच्छा, छात्राणाम भ्रमणार्थम, प्रतिदिन पुनः पुनः अभ्यास द्वारा कथाया वर्णनम कृत्वा तदुपरि बोधपरक प्रश्नैः। बताओ जी कौन सा राइट है। 34 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। कहोगे हम किसी कथा का वर्णन करके उसके ऊपर बोधपरक प्रश्न पूछेंगे, जब तो उसका श्रवण अच्छा हुआ होगा तब वह उत्तर अच्छा देगा, अगर श्रवण अच्छा नहीं तो उत्तर अच्छा नहीं। तो डी वाला राइट आंसर है ना, एकदम बढ़िया। आगे आ जाओ। भाषा अधिग्रहण भवति यदा, भाषा अधिग्रहण होता है यदा, जब जब छात्रान भाषा नियमान पाठ्यन, जब हम नियम पढ़ाते हैं तो वो अधिगम में आ जाता है। किस में आता बेटा, वह यहाँ पूछा क्या है, अधिग्रहण पूछा है। पुरस्कार दंड देने की बात करते हैं, गलत है। भाषा यहाँ संपर्कम आगच्छति, ठीक है, तो बिल्कुल सही। जब वह भाषा के संपर्क में आता है तब वह भाषा का अधिक, जब जब पहले पहले अपने परिवार में अपने मित्रों दोस्तों में वह भाषा के संपर्क में आता है तब वहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह आपका राइट आंसर हो जाए, तब वह भाषा का अधिग्रहण करता है। व्याकरणम पाठयितुम निम्नलिखित का प्रभावकारी मार्ग, व्याकरण पाठयितुम पढ़ाने के लिए, तुमन प्रत्यय पढ़ाने के लिए कौन सा प्रभावकारी मार्ग है, कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, है ना जी। बताओ। व्याकरण पाठयितुम पढ़ाने के लिए कहा प्रभावकारी मार्ग का, बहुत बढ़िया। पाठ से अनुवाद समय व्याकरण नियमानाम पाठनम, पाठ के अनुवाद के समय व्याकरण के नियमों को पाठनम पढ़ाना। एकस्य विशिष्ट व्याकरण पुस्तक से, व्याकरण की पुस्तक के आधार पर व्याकरण पढ़ाना। कभी भी व्याकरण पढ़ाते हैं तो संदर्भानुसारम व्याकरण पढ़म ये नियमानाम आविष्कारः भवेत्। बहुत बढ़िया, सी वाला राइट है ना, वेल डन, बहुत बढ़िया। नॉम चॉम्स्की महोदय से इति सिद्धांतः कथयति यत वयम जन्मना एव भाषा प्राकार्यम अवबोधयितुम समर्था भवेयुः। कह रहे हैं कि नॉम चॉम्स्की महोदय के यह सिद्धांत कहता है कि यत वयम, की हम सभी जन्मना एव जन्म से ही भाषा के स्वरूप को अवबोधयितुम जानने के लिए समर्थ होने चाहिए। चिन्ह भाषा, सार्वभौमिक व्याकरण, आधारभूत शिक्षा, अनुप्रयुक्त विज्ञान। बताओ 37 नंबर प्रश्न है, फटाफट खटाखट आंसर करो सारे विद्यार्थी। चलते रहो, हमने सारा प्रश्न हमने पढ़ाया है, ये चॉम्स्की को पढ़ाया, वाइगोस्की को पढ़ाया और उनसे जुड़े हुए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी, उसमें यह भी प्रश्न था। ठीक है, चलो बताओ इसका उत्तर करो सभी लोग जी। बहुत बढ़िया, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल ग्रामर नोट कर लो, है ना जी। यूनिवर्सल सार्वभौमिक व्याकरण। भाषायाः अधिग्रहणे भाषायाः शिक्षणे मुख्य भेद, क्या भेद है, भाषा का अधिग्रहण और भाषा के अधिगम में क्या मुख्य अंतर क्या है, कमेंट करके बताओ क्या अंतर है बेटा। सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कि दोनों में क्या अंतर है, अधिगम और अधिग्रहण में क्या अंतर है जी।
है जी। कोमल सिंह जी, दुर्गा जी, सभी का बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, फटाफट खड़े आंसर कर दो सभी लोग, जितने छात्र हैं जी। भाषायाः नियमान अधिगमः, भाषा के नियम क्या होते हैं, नियमों में अधिगम होता है, या भाषा के प्रथम भाषा के नियमों का अधिगम होता है, पहली भाषा के नियम का अधिगम। शिक्षक छात्रों परस्परम संबंध भाषा परिवेश। तो कौन सा आधार है जिस आधार पर दोनों में हम मुख्य भेद कर सकते हैं? सभी लोग कहें सर बी फॉर बेस्ट आंसर है। तो वैसे आपने बहुत गड़बड़ कहा है। भाषा का परिवेश डिसाइड करता है कि वो अधिग्रहण है कि अधिगम है। अगर परिवेश आपका घर का है, समाज का है, तो वो अधिग्रहण है। अगर परिवेश विद्यालय का है, द्वितीय भाषा का है, तो वह क्या होता है बेटा, वह अधिगम होता है। ठीक है। हाँ, तो भाई बड़ा लंबा और चौड़ा और हृष्ट पुष्ट प्रश्न है। 39 नंबर क्वेश्चन है। व्याकरणस्य प्रभावी अध्यापन अधिगम विषय किम कथनम सत्यम। किसी व्याकरण के प्रभावी अध्यापन और उसके अधिगम के विषय में कौन सा कथन सत्य है? प्रथमम छात्रान व्याकरणस्य नियमाः सोदाहरणं वर्णितव्यः। पहले हम छात्रों को व्याकरण के नियम उदाहरण के साथ वर्णन करना चाहिए। छात्रान व्याकरण नियमान बहुवारं वार्तालाप मध्ये द्रष्टुम अवसरः दातव्यः। तत्पश्चात व्याकरण नियमाना अन्वस्य प्रयोगः कर्तव्यः। कि पहले हमको व्याकरण के नियमों को बहुत बार वार्तालाप के मध्य में ही देखने के छात्रों को अवसर देना चाहिए। उसके बाद व्याकरण के नियमों को अन्विष्य खोज कर उसका प्रयोग कराना चाहिए। छात्र पाठ्य पुस्तक के व्याकरण प्रयोग निरंतरम अभ्यास करनीय, पाठ्य पुस्तक पे नहीं करना है। छात्रान व्याकरण नियमाः कदापि न पाठयितव्या यतः छात्राः व्याकरण नियमान स्वयमेव शिक्षन्ति। तो कह रहे हैं छात्रों को व्याकरण के नियम नहीं पढ़ाना चाहिए, और यतः क्योंकि छात्र स्वयं व्याकरण के नियमों की खोज करता है। तो सही से बताओ। अरे आंखी देखो, उसको मत देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, कभी उसके प्रकार पे, उसके आकार पे मत जाओ जी, है ना जी। उसके आकार और उसके प्रकार पर नहीं जाना है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, उसके आकार प्रकार पे नहीं जाना है। ठीक है। हाँ, उसके आकार और प्रकार पर हमको नहीं जाना है ना जी। इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको जानना है कि भाई सही क्या है। और जितने बड़े प्रश्न होते हैं, बड़े टॉपिक, ऐसा नहीं कि वो बहुत कठिन होते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बताओ यहाँ पे प्रथमम छात्रान व्याकरण नियमाः सोदाहरणम। पहले हम छात्रों को जो व्याकरण का नियम पहले उदाहरण के साथ वर्णन करना चाहिए, या फिर कैसे करना चाहिए? बताओ सभी लोग। तो बात तो सही है, पहले हम उदाहरण के साथ छात्रों को बताएंगे। भाई अगर हम उदाहरण के साथ बताएंगे तो वो कौन सा वो कैसा हो जाएगा? कह रहे वार्तालाप पर अवसर वाले के। देखा जी, बात सही है आपकी, मैं बात मानता हूं। बहुत बार वार्तालाप के मध्य में द्रष्टुम को देखने के अवसर देना चाहिए, तब आप व्याकरण के नियमों को अन्विष्ट खोज कर उनका प्रयोग करना चाहिए। छात्रान व्याकरण नियमान बहुबारम वार्तालाप द्रष्टुम अवसरः दातव्यः। बहुत बार उनको प्रभावी व्याकरण नियमान उदाहरण। हाँ, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पर हाँ जी, अच्छा ये पूछा जी। तो अब छात्र, चूंकि हम छात्र में क्लास में अपने छात्रों को, देखो बात ये है, अब इसमें दो चीजें आती हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। अक्सर एक बार यह परीक्षा में एक प्रश्न आया है, ये एक बार सीटीटी की परीक्षा में आया था। तो इसको जो आयोग महोदय थे उन्होंने ए माना था, जबकि सरासर गलत है। कि अगर हम किसी भी छात्र को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमेशा सीटेट कहता है या पेडागोजी आपकी कहती है, या ये है जी, कोई भी राज्य का टेट होगा अगर उसमें पेडागोजी संस्कृत पूछी जाती है, वो कहता है कि हम छात्रों को जब तक इंक्लूड नहीं करते हैं, जब हम छात्र को सक्रिय करते हैं, वह सबसे उचित होता है। हम क्या करेंगे, हम बहुबार वार्तालाप के मध्य में ही छात्रों को हम अवसर देंगे कि वह नियमों की खोज करे। और जहां पर वह नियमों की खोज करता है, हाँ, वो कहीं ना कहीं आगमन विधि, पहले उसको हम परिस्थिति देते हैं, उस परिस्थिति में हम बातें कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे हम परिस्थितियां देंगे, छात्र उसमें क्या करेगा, स्वयं से नियमों की खोज करेगा। तो यह कहीं ना कहीं आगमन पद्धति की ओर हमको ले जा रहा है। और जो आगमन पद्धति होती है, व्याकरण शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति होती है। इन्होंने कह दिया कि पढ़ाना सबसे पहले हम व्याकरण के नियमों को उदाहरण के साथ बता दें, ऐसा नहीं है। हम पहले छात्र को एक्टिव करेंगे, वो पहले कुछ करें। अगला प्रश्न, भारती महोदया सप्तमी कक्षा, यह 40 नंबर प्रश्न है। कौन सा जी? 40। भारती महोदया 7वीं कक्षा के छात्रों के त्रुटियों का संग्रह करती हैं, सप्ताह में एक बार उसको लेकर के चर्चा भी करती हैं, त्रुटीन प्रति तेषाम, और त्रुटियों के प्रति उनको ध्यान का आकर्षण भी करती हैं। सा तान छात्रान त्रुटीन विचारयितुम कथयत तया किम क्रियते। वह उन छात्रों के त्रुटियों को विचार करने के लिए कहती है, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, 100% हो गए जी, बिल्कुल।
कोपी समस्या नास्ति, चलते रहो बढ़ते रहो। इसको क्या बोलेंगे? 40 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन है, आंसर करें सभी लोग। जितने छात्र जुड़े हैं सभी का स्वागत है, वंदन है। त्रुटि विश्लेषण, प्रतिपुष्टि, व्याकरण नियम का शिक्षण, व्याकरण संलग्न करना, बोलो खटाखट जो भी छात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 40। तो भाई जब भी हम त्रुटियों की बात करते हैं, छात्र त्रुटि कर रहा है, छात्र गलती कर रहा है, तो उसको हम सकारात्मक रूप में लेते हैं और उसको हम किस रूप में? प्रतिपुष्टि प्रदानम। उसको हम क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं, प्रतिपुष्टि कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, प्रतिपुष्टि कहते हैं, प्रतिनिवेश कहते हैं, और क्या नाम देते हैं इसको? प्रतिनिवेश कहते हैं, अनुनिवेश कहते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? अनुनिवेश कहते हैं, है कि जी? फीडबैक कहते हैं, फीडबैक के नाम से जानते हैं। सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है? संस्कृत में कोई भी नाम आ सकता है। आगे आ जाओ। व्याकरणगत कार्याणि कैसे होने चाहिए? हैं जी, व्याकरणगत कार्य कैसे होने चाहिए बताओ। भवेयुः संदर्भानुसारिणी। कभी भी हम व्याकरण संदर्भ में सीखते हैं तो वही है संदर्भानुसारिणी, ठीक है? संदर्भानुसारिणी, वो संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। कैसे होना चाहिए? ए नहीं होगा, 40 का ए नहीं, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। एकदम कोई कह रहा है सब 40 का ए, एकदम नहीं हो सकता है। हमेशा जो त्रुटियां होती हैं वो छात्र को सीखने का अवसर देती हैं। बात हमारी समझ रहे हैं? वह त्रुटियां हमेशा छात्र को सीखने का अवसर देती हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है? ए वाला राइट आंसर है, कर लो। नेक्स्ट है 42। का सा पद्धति यस्याम व्याकरण नियमानां उपरि प्राधान्येन ध्यानम दीयते अनंतरम च तद आधारितानाम उदाहरणानाम। वह कौन सी पद्धति है जिसमें व्याकरण के नियमों के ऊपर प्रधानता से ध्यान देते हैं? दीयते अनंतरम होता है उसके बाद, उस पर आधारित उदाहरणों के ऊपर। कमेंट करके बताएं सारे विद्यार्थी, फटाफट खटाखट आंसर करेंगे सारे लोग, है ना जी? चलो जी बताओ फटाफट, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं। उत्तर कर रहे हैं जी, हम बताएं? हम बताएं? अरे आओ, कह रहे हैं ए सही राइट आंसर है। लेकिन ये भी जान लो, ये व्याकरण अनुवाद विधि क्या होती है? ये मातृभाषा को, जब मातृभाषा से का अनुवाद हम द्वितीय भाषा में, या द्वितीय भाषा का अनुवाद मातृभाषा में अनुवाद करके पढ़ाते हैं, ये प्राचीन विधि में आती है। ये शिक्षण विधि प्राचीन विधि में आती है। प्रत्यक्ष विधि की बात करते हुए बेटा, जो प्रत्यक्ष विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि जिसको डायरेक्ट मेथड, इसको हम सुगम विधि के नाम से जानते हैं। किस विधि से? इसी को हम निर्बाध विधि के नाम से, कई नाम है इसके, इसी को हम निर्बाध विधि भी कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट मेथड अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें होता क्या है? जो भाषा का माध्यम है उस भाषा को उसी भाषा में पढ़ाना। जैसे प्रत्यक्ष विधि से संस्कृत पढ़ानी हो तो उसमें हिंदी का प्रयोग हम ना करें, हम संस्कृत को संस्कृत भाषा में ही पढ़ाएं, ये कहता है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है? दूसरी चीज, प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। मातृभाषा का प्रयोग किस विधि में नहीं होता है? तो मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है कहां पर? प्रयोग वर्जित है कहां पर बेटा? तो बता दोगे ना आप लोग कहां पर? तो बोलो जी कहां पर? कहोगे सर प्रत्यक्ष विधि में। कहां पर? प्रत्यक्ष विधि में। आगमन विधि में क्या होता है? इसी को अधिष्ठापन विधि कहते हैं, इसी को अधिष्ठापन विधि कहते हैं, अधिष्ठापन कहते हैं, इसी को आरोहात्मक कहते हैं। और दूसरी चीज, इसमें उदाहरण पहले प्रस्तुत होता है फिर नियम बताया जाता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो इस तरीके से यहाँ का कहा है, पहले हम नियम बताते हैं फिर उदाहरण। तो डिडक्टिव मेथड होता है, वो बोले तो निगमन विधि होता है। समझ गए ना बात को? और व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम क्या है? आप चैट बॉक्स में बताइए फटाफट। चलो सब लोग, जितने लोग हैं चैट बॉक्स में हमको बताएंगे कि इसका दूसरा नाम क्या है, निगमन विधि का दूसरा नाम क्या है। आगे सॉरी, व्याकरण अनुवाद विधि का। आइए और देख लेते हैं, ठीक। 43। उपगम्य इत्यस्य शब्दस्य कः अर्थः। उपगम्य शब्द का क्या अर्थ है? उपगम्य शब्दस्य कः अर्थः, ये उपगम्य का क्या अर्थ है? समानार्थी बताना है आपको। क्या बताना है? आपको बताना है बेटा, समानार्थी शब्द बताना है।
उपगम्य इति पदस्य समानार्थी पदम किम, उपगम्य पद का समानार्थी पद क्या होता है। चलो भाई खटाखट करके बता दो, जितने हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी फटाफट खटाखट, आपकी जिम्मेदारी है। प्रणम्य, प्रणम्य का मतलब होता है प्रणाम करके। अंजलिम बद्धवा मतलब होता है अंजलि बांध करके। फिर पार्श्वे, पार्श्व मतलब बगल में। समीपम मतलब नजदीक जा करके। तो उपगम में उप मतलब नजदीक जाना, गम मतलब जाकर, उसे समीपम गत्वा समीप जा करके। उपगम में का मतलब भी वही हुआ निकट जा करके, समीप जा करके। समझ लेना बात को, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। है जी, थोड़ी लंबी क्लास होगी, लेकिन लंबी क्लास नहीं है, बस ज्यादा हम लोग निकट हैं। हाँ हाँ, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो, पढ़ते रहो। और आंसर करो, बताओ। अनेन शैक्षणिक भाषायाम अथवा विविध पाठ्य विषयक भाषानां प्रावीण्यम प्रतिसंकेतः क्रियते। ध्यान देना, शैक्षणिक भाषा, कौन सी भाषा, शैक्षणिक भाषा। उत्तर करियो जी आप लोग, चलो बताओ जी, बहुत बढ़िया जी। अरे बोलो जी, फटाफट खटाखट आंसर करो। हाँ, शैक्षणिक भाषा कौन सी होती है, आम बोलचाल की भाषा कौन सी होती है, यह भी जानना बहुत आवश्यक होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यह भी जानना बहुत ही परम आवश्यक है। चलिए जी, बहुत खूबसूरत, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर। आपका उत्तर हमेशा बेहतर और लल्लन टाप आता है ना जी। बहुत अच्छे, बताओ सभी लोग। मूल अंतर व्यक्ति संप्रेषण प्रावीण्यम, तो या फिर संप्रेषणात्मक भाषा प्रावीण्यम, संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रावीण्यम, अंतर भाषा प्रावीण्यम। इसको हम आपसे आपसे आंसर चाहते हैं तो कह रहे हैं सी, पक्का एकदम राइट आंसर है। जिन्होंने सी कहा है एकदम बढ़िया है। जो कैल्प होती है ये विद्यालय की भाषा है, ठीक है, विद्यालय की भाषा। अकादमिक भाषा बोलते हैं इसको, अकादमिक भाषा बोलते हैं, शैक्षणिक भाषा बोलते हैं, ये अकादमिक भाषा है। ठीक है, शैक्षणिक भाषा कहते हैं। ठीक है, शैक्षणिक भाषा, इसी को औपचारिक भाषा कहते हैं। और क्या बोलते हैं, इसी को हम औपचारिक भाषा के बोलते हैं। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं समझ गए। और बिक्स जो होता है यह सामाजिक भाषा है, आम बोलचाल की भाषा, संप्रेषणात्मक भाषा है जी। आम बोलचाल की भाषा को हम क्या कहते हैं, विक्स कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं अनौपचारिक भाषा भी बोल देते हैं, अनौपचारिक है जी, अनौपचारिक भाषा। समझना जी, अनौपचारिक भाषा, ये दो हैं। तो शैक्षणिक भाषा या अकादमिक भाषा के रूप में किसको गिनते हैं हम, CALP, कैल्प की भाषा। ठीक है, कैल्प बोलते हैं, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में। और इसको बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना जी, आई बात गई समझ में। अब मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों चलिए और आगे चलते हैं। 45, मिलित्वा धन एव अत्र कहा संधि विद्यते। ई मिलित्वा धन एव में कौन सी संधि है, चलो बताओ कमेंट करके सब लोग। मिलित्वा धन एव, मिलित्वा धन एव बनता है मिलित्वैव। क्या बनेगा बेटा, वहां बनता है मिलित्वैव। क्या बनेगा, अरे बोलो जी, कहोगे सर मिलित्वैव बनेगा, तो मिलित्वैव में कौन सी संधि होगी। मुस्कुराइए एक बार सभी विद्यार्थी। हाँ हाँ, एक बार सुंदर सा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में मुस्कुराहट अपनी भेजिएगा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं। वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। अरे बोलो ना जी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। हैं जी, चलते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो। फटाफट खटाखट आंसर करिएगा जी, है ना जी। मिलित्वा धन एव में कौन सी संधि विद्यमान है, तो आप बता दोगे सर इसमें जो संधि है वह कौन सी है। तो मिलित्वा आ है, और आ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, अय बना लेता है ना। और अय सॉरी, क्या बना लेते हैं दोनों, अय बना लेते हैं दोनों मिलकर के। और अय की ध्वनि किस में आती है, वृद्धि संधि में, वृद्धि रेचि सूत्र में। ए वाला एकदम राइट आंसर है। कौन बोला जी भी, पेन फेंक के मारे तो नाक में लगे। यण संधि कहां से हो जाएगी, है, यण संधि नहीं होगी। यहां से यहां संधि हो रही है ना, मिलित्वा आ के बाद ए आएगा तो समझे कि नहीं। आगे आ जाओ।
प्रत्येकम भाषायाः शब्द श्रवणम शब्दावल्याम वृद्धि, प्रत्येक भाषा के शब्दों को सुनना शब्दावली की वृद्धि करता है। यह सिद्धांत कथयति, सिद्धांतो अयम कथयति, यह सिद्धांत क्या कहता है, यान शब्दान छात्रः सर्वाधिकम शृण्वन्ते शिक्षन्ते, कि जिसको जिन शब्दों को वह ज्यादा सुनता है वह उसी से सीखता है। छात्रः स्वरुच्यानुरूपम, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर करना है, क्वेश्चन के अनुसार हमको उत्तर करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। परस्परम संपर्कात्मक गतिविधि बालकः निष्क्रिय गतिविधि नाम तुलनायाम, कभी हम सक्रिय और निष्क्रिय गतिविधियों की तुलना करने की बात क्लास में हम नहीं करते हैं ना। सार्थक संभाष बालकः सर्वाधिकम, यहाँ इन्होंने जो एक सिचुएशन दे दी है कि प्रत्येक भाषा के जो शब्द का श्रवण है वह शब्दावली को बढ़ाता है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? अब भले चारों ऑप्शन पॉजिटिव हों, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर करना है ना हमको, सॉरी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको आंसर करना है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना जी। चलते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह आपकी जिम्मेदारी है, समझ गए ना जी। हाँ, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी, परेशान मत होना। 45 का ए, 46 का बोले तो ए, जिन शब्दों को छात्र ज्यादा सुनता है वो उसी में वो सीखता है, सीधी सी बात है। तो जिसको वह शब्द श्रवण करता है तो उसकी शब्दावली बढ़ती है, जिसका मतलब जो सुन रहा है उसी में सीख रहा है। ए वाला एकदम राइट आंसर है, ठीक है। हाँ, वैसे क्वेश्चन आएंगे तो कहोगे भैया संदर्भों में सीखना ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपने प्रश्न नहीं पढ़ा कि वो क्या सिचुएशन दे रहा है, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति बना करके तब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। वायगोत्सकी महोदयानुसारम भाषायाः अधिगमार्थम सर्वतो महत्वपूर्ण घटकम किम। चलो वायगोत्सकी पढ़ाया है मैंने, बताओ, सारे आ गए, वायगोत्सकी आ गए, चॉम्स्की चच्चा आ गए, सब आ गए हैं, बताओ इसमें कौन सा राइट है? फटाफट कमेंट करके बताएं कि हमको भाई इसमें भाषा के अधिगम के लिए कौन महत्वपूर्ण घटक है, सामाजिक भाव विनिमय या पाठ्यपुस्तक, वेतार, ये देतार में वेतार यंत्र मतलब रेडियो, या शब्दकोश, कौन सा? वायगोत्सकी का नाम आए और आपको कहीं पर आप पॉजिटिव होगा प्रश्न तो सामाजिक सांस्कृतिक शब्द जुड़ा होगा, वहां पे क्या लिखा होगा? सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक, समझ जी, सामाजिक सांस्कृतिक, कहीं शब्द आ जाए, सामाजिक शब्द आ जाए तो कोई बच्चा, इनका कहना है बच्चा समाज से सीखता है। आगे आ जाओ मेरे प्यारों, 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखितेषु का शब्दावली वायगोत्सकी इत्यस्य सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतेन सह, कौन सी शब्दावली वायगोत्सकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के साथ संबंधित है? नहीं, नास्ति लिखा हुआ है, नास्ति, कौन सा संबंधित नहीं है? तो भैया अस्ति और नास्ति, बहुत ध्यान से देखना, यह आपकी जिम्मेदारी है जी, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म, चार शब्दावलियां हैं, उत्तर करो। क्या बात है, जियो मेरे शेर और शेरनी हो, फटाफट उत्तर कर दो, नहीं तो पेन फेंक के मार देंगे, तुम्हारी नाक में लग जाएगा, समझे कि नहीं समझे? चलो उत्तर करो भाई जी। चलो भाई फटाफट आंसर कर दो सभी लोग। हाँ, एक सेकंड भाई, एक सेकंड बस। हाँ, अभी क्लियर है ना? अभी प्रॉब्लम तो कहोगे सर नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो जी बताओ फटाफट खटाखट, जो भी छात्र हैं। हाँ, भाषा अधिग्रहण यंत्र कौन है? चॉम्स्की हैं, सही बताया, सही पकड़े हैं जी, वही तो, वही बता रहे चॉम्स्की महोदय। बाकी ये याद रखना तीनों चीज से, ये तीनों किससे संबंधित है? वाइगोस्की से। पर्व निर्माण नया शब्द है, पर्व निर्माण, पर्व निर्माण मतलब क्या होता है? स्कैफोल्डिंग।
पर्व निर्माण का मतलब क्या होता है बच्चा? स्कैफोल्डिंग, ठीक है। सोपानीकरण, पर्व निर्माण, क्या बोलते हैं? पर्व निर्माण, पर्व निर्माण, ठीक है। सोपानीकरण, ठीक है, सोपानीकरण, ठीक है। स्कैफोल्डिंग, क्या बोलते हैं इसको? स्कैफोल्डिंग कहते हैं कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्कैफोल्डिंग कहते हैं, एकदम। तो ये सब चीजें भी समीपस्थ समीपस्थ, जोन प्रॉक्सिमल निकटस्थ, जो मैंने पढ़ाया भी आपको, प्रश्न आया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ, परस्पर सामाजिक संपर्क। सानज प्रत्यय का प्रयोग होता है कहां पर? किस अर्थ में सानज प्रत्यय का प्रयोग होता है? प्रत्यय हमने आपको डिटेल करके पढ़ाया है, तो उत्तर बता दो भाई तुम लोग। सानज प्रत्यय का, एक सेकेंड, हाँ, सानज प्रत्यय का प्रयोग कहां पर हो? वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, या अनद्यतन भूतकाल में? बताओ सभी लोग। बहुत अच्छे, फटाफट खटाखट आंसर कर दो। हाँ, शर्माना नहीं है जी, काहे की शर्म है जी? बस चलते रहो और बढ़ते रहो और पढ़ते रहो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो भैया ये हमेशा सानच ही नहीं, दो प्रत्यय हैं, क्षत्रि प्रत्यय और सानच। ये दोनों प्रत्यय कैसे कहाँ प्रयोग होते हैं? वर्तमान काल में प्रयोग होते हैं। किस अर्थ में? हमेशा इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं बेटा? वर्तमान काल के अर्थ में करते हैं। ए वाला राइट आंसर है। आगे आओ। 50, निम्नलिखितेषु कः विधि छात्रेषु रचनात्मक अभिव्यक्ति वर्धयिष्यति? कौन सी गतिविधि छात्रों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाता है? छात्रेभ्यः कथनं यत् ते प्राचार्यं लेखनार्थं रचनात्मक प्रतियोगितां विद्यालये आयोजितुं कथयेयुः। कि छात्रों के लिए कथन कहना कि वे प्राचार्य के लेखनार्थं, प्राचार्य के लेखन के लिए रचनात्मक प्रतियोगिता का आकलन करें, हाँ, आयोजन करें। हम प्राचार्य से जाकर कहेंगे कि भाई ऐसा है, अगर छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ाना है, उनकी अभिव्यक्ति को, तो हम क्या करें? रचनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। पहले 4 ऑप्शन पढ़ लेना, तब एकदम एक्यूरेट वाला बताना। कल्पित साहित्य से पठनाय छात्रम प्रेरणम, अपरिचित लेखक से साहास्य कथा पठनम, भाई जनकम चलचित्रम द्रष्टुम, है डरावनी मूवी देखना है, ऐसा चलचित्र, वही तो नहीं। कल्पित साहित्य से पठनाय छात्राणाम प्रेरणम, जितना ही काल्पनिक हम वो पाठ्य वस्तु पढ़ेगा छात्र, हमें पता था कि आप ए लगाओगे। अगर छात्रों में रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे कि छात्रों को हम ज्यादा से ज्यादा कल्पित साहित्य पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, वो कल्पना युक्त साहित्य पढ़ा करें, ठीक है जी। हमें पता था कि आप ए ही लगाओगे, ए ही लग रहा होगा ना? हाँ, 50 का ए होगा। लो जी, कर लो जी बात, पक्का श्योर, लॉक कर दे हमें, क्यों जी? अगर भाई किसी विद्यार्थी, माना तुम्हारी हमारा तुमको हमको रचनात्मक, आपका रचनात्मकता आपके अंदर बढ़ानी है कि आप रचनात्मक अभिव्यक्ति कर पाए, तो मैं छात्रों से कहूंगा कि वे प्राचार्य से लेखनार्थम, लिखने के लिए रचनात्मक प्रतियोगिता का विद्यालय में आयोजन कराने के लिए कहेंगे। भाई साहब, कल्पित साहित्य से पठनाय छात्राणाम प्रेरणम, ये ज्यादा है, ये ज्यादा आपका उपयोगी है, क्योंकि जब हम, अगर छात्र के, अभी हमको क्या करना है जी? छात्रों में हमको क्या बढ़ाना है? उनकी रचनात्मक शक्ति को बढ़ाना है ना। तो रचनात्मक शक्ति को जब बढ़ाना होता है, तो जैसे जो भी विद्यार्थी अगर वह कल्पनात्मक है ना जी, ये देखो ये सब आंसर कर रहे हैं, एलो जी कर लो, हाँ नहीं जी, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो आपका आंसर आ रहा है, ये थोड़ा सा, यहाँ पर हमें पता था कि आप प्राचार्य से हम नहीं कहेंगे बालक, हम चूंकि क्लास में हम छात्र को ज्यादा से ज्यादा कल्पित साहित्य पढ़ने के लिए अवसर देंगे, उससे क्या होगा? उसके विचार, और उसको पढ़ेगा तो उसके विचार स्वयं के और भी उत्पन्न होंगे ना। आगे चलो। अधोलिखितेषु कथनेषु कः समीचीनः, सही कथन का चुनाव करें। द्वितीय भाषा, ये फिर से 49 आ गया, 50 होने के बाद 49 आता है क्या भाई? ऐसा कुछ होता है क्या? गिनती हमको नहीं आती क्या? ये 48 था, ये 45, 46, 48, 48, 49, 50, हाँ तो ठीक तो है। ये 51 क्या है जी? अधोलिखितेषु कथने कः समीचीनः, द्वितीय भाषायाः अधिगमे मातृभाषा व्यवधानम, कभी नहीं व्यवधान, तो जहां जहां ए हो उसको हटा दो। द्वितीय भाषा के समीचीन पूछा ना, समीचीन मतलब कौन सा सही कथन है, तो ये पहला ही गलत होगा कि वो मातृभाषा व्यवधान कहती है, तो जहां जहां आ है उसको गलत काट लो, जहां जहां आ है उसको गलत काट लो ना, इसमें है ना। अब अभी देखना है, अब आगे। द्वितीय भाषायाः अधिगमे मातृभाषा न तो सहाय्यम भवति न व्यवधान, कहे द्वितीय भाषा के अधिगम में मातृभाषा ना तो सहायता करती है
ना तो सहायता करती है और ना ही वह उनकी कहते हैं ना तो उनको व्यवधान उत्पन्न करती, यह बात गलत है। वो भले व्यवधान ना उत्पन्न करे लेकिन सहायता तो करती ही है। तो जहां जहां बा दिखे गलत काट दो। ये तो बा यहाँ ये गलत कटी गया था, उसके बाद यहां पर ये बा आ गया, ये बचा कौन, डी। तो यही वाला राइट आंसर है, सा और दा सही है आपके, ठीक है। एक संसाधन है मातृभाषा और द्वितीय वह हमेशा सहायता करती है द्वितीय भाषा को सीखने में। बात समझ रहे कि नहीं? हाँ जी। कोनो कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मास्तु, चिंता ना करें मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना जी। जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अभी और आगे क्वेश्चंस हैं, आइए कर लेते हैं। जब आए ही हैं, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में। हाँ, तो 52 रमा या हमें विभक्ति और वचन बताओ, शब्द रूप। तो रमा रमाम रमया रमायै रमायाह रमायाह रमायाम रमे, ऐसे पढ़ते हैं ना। ये आकारांत रमा शब्द क्या है, मूल शब्द है राम रमा। रमा कैसी शब्द है, रमा अंतिम में दीर्घ आ की मात्रा, तो आकारांत शब्द हो गया। और आकारांत शब्द है स्त्रीलिंग में कैसे चलता है, रमा बालिका की तरह, रमा रमाम रमया रमायै रमायाह रमायाह रमायाम रमे। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, रमा रमाम रमया रमायै रमायाह रमायाह रमायाम रमे। तो पूछा क्या है, रमायाह 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 पंचमी षष्ठी में बनता है, एक वचन में बनता है, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा। 52 का षष्ठी का एक वचन। कोई डी बता रहा है, सही है भाई। हाँ तो डी बता रहे हो तुम लोग, तुमसे बड़ा अच्छा पढ़ते हो तुम लोग को, कसम खा ले खाएंगे नहीं। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं, अभी और है। फिर ने लिखा है 50+, 50+ क्वेश्चन हैं। काव्यस्य, ये 53 हो गया। काव्यस्य अध्ययन अध्यापनस्य मुख्य प्रयोजनम, किसी काव्य के अध्ययन और अध्यापन का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो मैंने कहा जहां रस की बात हो, छंद अलंकार, है ना जी, रसानुभूति आनंद मनोरंजन ऐसा हो, तो वहां पे रसास्वादनम मूल्यांकनम, ठीक है, वो एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। बस तुरंत देखो, काव्य के अध्ययन अध्यापन का उद्देश्य है, प्रयोजन है कि छात्र रसास्वादन कर पाए, काव्य के लेखन प्रतिभा का विकास नहीं। ये नहीं, ये नहीं, आपका ए वाला सबसे मुख्य प्रयोजन पूछा है। तो भाई यही होता है, कहीं समीक्षा शब्द लिखा हो, समीक्षणार्थम लिखा हो, आनंदार्थम लिखा हो, तब भी वही सही होगा। समझ रहे हैं कविता के समझ में। कक्षायाम ए 54, 54 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा बेटा, 54। कक्षायाम मुद्रित समृद्ध परिवेश विषय अधोलिखितेषु किम असमीचीन। मुद्रित समृद्ध परिवेश के विषय में कौन सा कथन असमीचीन मतलब सही नहीं है। मुद्रित समृद्ध परिवेश जो होता है, जो आपके आसपास का परिवेश होता है जहां पर मुद्रित वस्तुएं होती हैं, है ना जी, जैसे पोस्टर हो गया चिपका है दीवार में, आपके प्रमुख सूत्र आपने चार्ट चार्ट चिपकाया हुआ है और जब मन के उसे सीख ले रहे हो। सार्थक प्रमोद पूर्णरीत्या भाषा शिक्षण बालकान सहायम करो, बाहर जाहिर से रंगीन रंगीन चार्ट लगे हैं तो बच्चा और प्रमोद वो मुस्कुराते हुए सीखता है कि नहीं। मुद्रित सामग्री बहुविध रूपे विद्यार्थिनां परिचयः भवति या पाठ्य कौशल विकास सहाय्यं करोति। स्वच्छंद क्रीड़ा रूपेण मृदाकृतीनां, तो मृदाकृति मिट्टी की आकृति का निर्माण करने में सहायता करता है, ये बात गलत है, यही वाला फिर सही है। असमीचीना कि मिट्टी की आकृति का निर्माण इसके अंतर्गत करते हैं तो नहीं करते हैं। हाँ तो 54 का आपका जो राइट आंसर है डी, असमीचीन पूछा है, अनुपयुक्त पूछा है ना। बाकी ये सारी चीजें किसकी विशेषता है, मुद्रित समृद्ध, ऊपर के 3 जो लाइनें हैं ये मुद्रित समृद्ध परिवेश की विशेषता है। किसकी विशेषता है बेटा, मुद्रित समृद्ध परिवेश की यह एक विशेषता है, नोट कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं जी। 55 कृष्णधर रिद्धि कृष्णर्धि, यहां कौन सी संधि हो रही है बताओ। कृष्णधन रिद्धि कृष्णर्धि, संधि का नाम बताओ फटाफट, जितने भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी लोग का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, कमेंट करेंगे बताएंगे जी। जी बताओ। चलो जी, चलो। रिद्धि दीर्घ गुण यण, कृष्णर्धि ए ओ अर, हाँ, गुण संधि,
अर की ध्वनि है, जैसे कृष्णर्धि, बसंतर्तुः, ग्रीष्मर्तुः। हाँ, मैंने पढ़ाया है सब बहुत अच्छे से संधि। ग्रीष्मर्तुः है, वसंतर्तुः, वसंतर्तुः, ग्रीष्मर्तुः, है ना जी, हो गया। कृष्णर्धि हो गया, क्या हो गया, कृष्णर्धि हो गया। ठीक है, अर की ध्वनि आ रही है तो गुण संधि ए ओ अर तथा अल, ए ओ अर अल की ध्वनि आती है तो कौन सी संधि, गुण संधि का ट्रिक है, समझ गए ना जी। पितुह रूप कहां बनता है, 56 नंबर क्वेश्चन है। जल्दी से बस समाप्ति है, एकदम आप धैर्य रखिए, एकदम समाप्ति की ओर है हम लोग जी। फटाफट बताओ सभी लोग, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं सबका आंसर आना चाहिए। सभी लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट है कौन सा सही है। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा। यहाँ पर पितुः रूप कहाँ बनता है, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि पिता, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः, पंचमी और षष्ठी में बनता है। और एक वचन में तो पंचमी षष्ठी का एक वचन, अच्छा दोनों दिया है तो हाँ, पंचमी षष्ठी का एक वचन में पितुः पितुः रूप बनता है। कोई कह रहा है जी है 56, यही तो था, हाँ 56 का आपका ए वाला राइट आंसर है। ठीक है बेटा, यही कहीं आपका हम होमवर्क देते हैं, तो एक दो प्रश्न है और कर लो। स्वभावैः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति, ये 57 स्वभावैः पद में कौन सी विभक्ति है, हमने बताया है भी शब्द आया अंतिम में तब तृतीया का बहुवचन होता है। अगर ऐह की ध्वनि आ रही है ऐसे तब भी समझो तृतीया का बहुवचन होता है। सिंपल सी बात है, हाँ स्वभावैः बालकैः रामैः कृष्णैः, वैसे ही स्वभावैः तृतीय विभक्ति, वचन पूछे तो बहुवचन। ऐह और भी की ध्वनि किसी भी शब्द के अंत में आती है तो कहाँ की ट्रिक है, वो ट्रिक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो ट्रिक है आपके अपनी, बोले तो कहाँ की कहोगे, वह तृतीया, तृतीया तृतीय विभक्ति का बहुवचन होता है। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने वृद्धि संधि मैंने बता दी, क्वेश्चन हो गया है या, ये है होमवर्क आपका। ये हम आपका ये कितने हो गए क्वेश्चंस, 57 58 59, ये है 59 नंबर क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप लोग बाद में कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मई शब्दस्य रूपम निर्माण कथम भवति, मई शब्द का रूप का निर्माण कैसे होता है, इसका उत्तर। और सभी को ऑल द बेस्ट आपकी परीक्षा के लिए, इसका उत्तर जरूर दे के जाना, और नहीं तो यहाँ नहीं देना है, कमेंट बॉक्स में लास्ट में करना, ठीक है ना जी। हम एक एक आंसर को विजिट करेंगे, पेन फेंक के तुम नाक में लग जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आपकी परीक्षा अच्छी हो, बढ़िया हो, जो भी हमारे छात्र हो, आपकी जो भी परीक्षा की तैयारी बेहतर रहे हमेशा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, शुक्रिया। श्रृंखला कैसी लगी प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा लास्ट में, क्योंकि इसमें गद्य भी था, पद्य भी था, पेडागोजी, ग्रामर सब कुछ समाहित था। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को हमारी ओर से, शुक्रिया।